इस मूवी की शुरुआत 6 दोस्तों से होती है जो कि एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं। ट्रिप पर जाते हुए उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। टायर चेंज करने के बाद वह ट्रिप में आगे बढ़ते हैं। वह एक होटल में पहुंच चुके हैं। वहां ठहरने के लिए ये लोग रूम लेते हैं। वहां उन्हें एक लेडी मिलती है। वह लेडी इन लोगों में से एक लड़की को कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम सिर्फ माउंटेन तक जाना, माउंटेन के पार कभी मत जाना क्योंकि वहाँ पर खतरा है। वह बताती है कि आज तक जो भी कोई वहाँ गया है वापस लौटकर नहीं आया है। इस पर वह लड़की बोलती है, हम वैसा ही करेंगे, माउंटेन के पार नहीं जाएंगे। रात गुजारने के बाद दूसरे दिन ये लोग एक बार में जाते हैं। जब ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तब एक बूढ़ा आदमी इन लोगों के पास आता है और इन लोगों से कहता है, तुम लोग शोर मत मचाओ। इस पर जेन बोलती है, तुम्हें हमारे साथ इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करना चाहिए। इस पर वह बूढ़ा आदमी गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। पार्टी करने के बाद ये लोग बाहर आते हैं। बाहर आते ही ये लोग देखते हैं उनकी गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा है। उस आदमी को वहाँ पर खड़ा देख एडम उस पर चिल्लाता है, लेकिन वह आदमी वहाँ से नहीं हटता है। ये लोग उस आदमी की तरफ एक वाइन की बोतल फेंकते हैं। इसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब जेन मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है तब वह एक लेडी को देखती है जो कि कुछ बेचने के लिए वहाँ आई थी। जेन इस लेडी से कुछ सामान खरीदती है। अचानक उसे वहाँ पर एक बच्ची दिखाई देती है। जेन उस बच्ची से उसका नाम पूछती है, लेकिन वह बच्ची बिना कुछ बताए डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। वह लेडी कहती है, मेरी बच्ची के नेचर काफी अलग है। ये सारे दोस्त दिन में ट्रिप के लिए निकलते हैं। चलते चलते ये लोग जंगल तक पहुँच जाते हैं। ये लोग जंगल में जाने के बाद काफी खुश होते हैं। जब ये लोग जंगल में जाने के बाद माउंटेन के पास पहुँचते हैं तब जेन को उस लेडी की बात याद आती है। उस लेडी ने कहा था, माउंटेन के पास मत जाना क्योंकि वहाँ खतरा है। उन लोगों में से एक लड़का कहता है, माउंटेन के पार बहुत सुंदर जगह है, हम वहाँ जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तुम उस लेडी की बात को ज्यादा मत सोचो और हमारे साथ चलो। धीरे धीरे चलते हुए ये लोग माउंटेन के उस पार पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इन लोगों में से एक लड़की वीडियो बना रही होती है। तभी ये लोग देखते हैं पेड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों की तरफ आ रहा है। यह देखकर ये लोग भागने लगते हैं और अपनी जान बचाते हैं। लकड़ी का वह टुकड़ा इतनी तेजी से इन लोगों की तरफ आ रहा था कि इनमें से एक फ्रेंड उसमें क्रश हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सारे लोग जख्मी हो चुके थे। जब ये सभी लोग वहाँ उठते हैं तब ये देखते हैं कि उनका एक फ्रेंड वहाँ नहीं है और ये लोग उस फ्रेंड को देखने जाते हैं। जब ये लोग अपने दोस्त के पास पहुँचते हैं तब ये देखते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसका चेहरा अब देखने लायक भी नहीं है। ये सारे लोग यह देखकर डर जाते हैं। तब ये लोग डिसाइड करते हैं इन लोगों को यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए। यहाँ आने के बाद अब ये लोग अपना रास्ता भूल चुके थे। अब इन्हें ये भी नहीं पता था कि इस जंगल से कैसे बाहर निकला जाए। रास्ता ढूंढते हुए इन लोगों को रात हो जाती है। रात गुजारने के लिए ये लोग एक जगह पर टेंट लगाने की सोचते हैं। ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं कि यहाँ पर टेंट लगाना सही नहीं है। अगर हम यहाँ पर टेंट लगाते हैं तो कोई भी जंगली जानवर आकर हमें खा सकता है। लेकिन रात के समय आगे बढ़ना भी ठीक नहीं था। आखिरकार ये लोग टेंट लगाने के लिए यहाँ पर राजी हो जाते हैं। टेंट लगाने के बाद ये लोग आराम करने लगते हैं। आधी रात को जेन की नींद खुलती है। उसे वहाँ पर किसी की आहट सुनाई देती है। सुबह जब ये लोग उठते हैं तब वह देखते हैं कि उनकी एक दोस्त गायब हो चुकी है। ये लोग कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल फोन तलाशते हैं, लेकिन मोबाइल भी इन लोगों के बैग से गायब हो चुकी है। उसी वक्त जेन इन लोगों को बताती है, कल रात को मैंने किसी की आहट महसूस की थी और मैंने उसकी परछाई भी देखी थी। ये लोग अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एडम को वहाँ पर एक बच्ची नजर आती है। जेन बोलती है, मैंने इस बच्ची को पहले भी देखा है। जेन उस बच्ची से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन एडम को ऐसा लगता है यह बच्ची उन लोगों के साथ मिली हुई है जिन लोगों ने इनकी दोस्त को गायब किया है और इसलिए एडम उस बच्ची के पीछे दौड़ने लगता है। भागते हुए एडम का पाँव एक ट्रैप पर फंस जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। एडम का पाँव जिस ट्रैप में फंसा था उसमें एक चैन बंधी थी और वो चैन एडम को घसीटने लगती है। वह चैन एडम को घसीटते हुए अंडरग्राउंड शेल्टर में पहुंचा देती है और वो अंदर जाकर गायब हो जाता है। उसके दोस्त एडम को नहीं देख पा रहे थे। ये लोग यह सब देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ये लोग फैसला करते हैं ये लोग अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इन्हें लगता है अगर ये लोग अंदर जाएंगे तो जिसने भी एडम को अंदर खींचा है वह इन लोगों को भी मार डालेगा। तब ये लोग लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर वहाँ पर गाड़ देते हैं और दूर जाकर छुप जाते हैं और किडनैपर का वहाँ आने का वेट करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जैसे ही किडनैपर बाहर आएगा ये लोग उस पर हमला करके उससे पकड़ लेंगे। तब ये लोग देखते हैं दो आदमी इनके फ्रेंड्स को लकड़ी पर लटका कर ला रहे हैं। उनमें से एक लड़का इनके पास आता है और कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम लोगों का बुरा हाल करूंगा। वो लोग एडम को नीचे पटक देते हैं। एडम पहले तो बेहोश होता है लेकिन बाद में उसे होश आ जाता है। वह लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर उठता है और उन किडनैपर्स पर हमला कर देता है। वो उन किडनैपर्स को बहुत मारता है। वहीं दूसरा किडनैपर मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। एडम ने उस किडनैपर को इतना ज्यादा मारा था कि उसका सर फट जाता है और इसका स्कल बाहर आ जाता है।
यह देखकर सारे फ्रेंड डर जाते हैं कि एडम को क्या हो गया है कि उसने इतनी बेरहमी से उस शख्स को क्यों मार डाला। एडम के दोस्त उससे कहते हैं तुम्हें इस शख्स को इतना नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यह शख्स तुम्हें जान से नहीं मारता और तुम्हें जिंदा छोड़ देता। तब एडम कहता है मैंने यह सब अपनी सेफ्टी के लिए किया है। तभी ये लोग देखते हैं कि उनकी एक फ्रेंड जो कि गायब हो चुकी थी वह भी वहाँ आ जाती है। वह लड़की जब वहाँ आती है किडनैपर की लाश को देखने के बाद वह लड़की एडम से कहती है यह तुमने क्या कर दिया, तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। जेन उससे कहती है तुम कहाँ चली गई थी। वह लड़की इन लोगों को बताती है वह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने गई थी। वह लड़की इन लोगों को बताती है उसने यहाँ पर कुछ लोगों को देखा है और वह उन लोगों से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई है और इन लोगों को जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना होगा, वरना ये सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। इन सब के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इन लोगों को आहट सुनाई देती है। उस डरावनी आवाज को सुनने के बाद ये लोग अलग अलग होकर भागने लगते हैं। भागते हुए एक लड़के का पैर ट्रैप में फंस जाता है। जैसे ही वह उस वायर को छूता है दूर से एक हथियार आता है और उसके चेस्ट पर लग जाता है। वह लड़का जमीन पर नीचे गिर जाता है लेकिन उसकी जान बच जाती है। यह सब देखकर ये लोग भागने लगते हैं। भागते हुए उनकी एक दोस्त गड्ढे में गिर जाती है। एडम उस लड़की को बचाने के लिए गड्ढे के पास जाता है। तब एडम देखता है वह लड़की जिस गड्ढे में गिरी है बहुत सारी लकड़ियाँ स्पाइक की तरह रखी हुई हैं और इसमें से बहुत से लकड़ियाँ इस लड़की के पेट के आर पार हो चुके हैं। वह लड़की हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन एडम यह सब देखकर इतना डर चुका था कि वहाँ से डर के भाग जाता है। एडम के जाने के बाद वह लड़की चिल्लाने लगती है। उसी वक्त वह लड़की देखती है वहाँ पर एक शख्स आ चुका है जिसने अपने चेहरे पर एक डरावनी मास्क पहन रखी है और उसके हाथ में तीर और धनुष है। वह शख्स इस लड़की पर हमला करता है और यह लड़की यहीं पर मर जाती है। अब सिर्फ 4 लोग बचे होते हैं और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त कोई शख्स जेन की फ्रेंड को ऊपर खींचने लगता है और उसी वक्त पीछे से जेन पर भी कोई हमला कर देता है और जेन अब बेहोश हो चुकी है। जेन को जब होश आता है तब वह देखती है कि वह एक अंडरग्राउंड केज में है। वह चिल्लाने लगती है। वह देखती है कि वहाँ एक लड़की है। यह वही लड़की है जिससे जेन पहले भी मिल चुकी है। जेन उसे कहती है कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ। वह लड़की कहती है तुम चुप रहो नहीं तो मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी। जेन उस लड़की से हेल्प मांगती है लेकिन वह लड़की उस अंडरग्राउंड केज का दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद उस पिंजरे में जेन के लिए एक सीढ़ी फेंका जाता है। तब जेन सीढ़ी चढ़कर ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद जेन देखती है उसके चारों फ्रेंड पकड़े जा चुके हैं। इसके बाद उन लोगों का चेहरा ढक दिया जाता है और इन लोगों को एक कबीले पर ले जाया जाता है। इन लोगों से कहा जाता है सब लोग घुटने टेक लो। तब इन लोगों के चेहरे से नकाब हटाया जाता है। नकाब हटते ही ये लोग देखते हैं कबीले का लीडर इनके सामने बैठा हुआ है। वह लीडर इन लोगों से कहता है तुम लोग हमारे जंगल में आ गए हो और तुम लोगों ने मेरे एक साथी को भी मार डाला। जेन उस कबीले के सरदार से कहती है हमने किसी को नहीं मारा है। तब वह दूसरा किडनैपर जो कि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा था वह इन लोगों के पास आता है और कहता है तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए हम लोग माउंटेन के दूसरी पार उसे छोड़कर आने वाले थे लेकिन उसने मेरे ही एक साथी को मार डाला। वह अपने मरे हुए साथी के डेड बॉडी को इनके पास रख देता है। उस डेड बॉडी की काफी बुरी हालत हो चुकी थी और उसमें कीड़े भी लग चुके थे। तब जेन उस कबीले के सरदार से रिक्वेस्ट करती है हमें लगा था वह शख्स हमें मार डालेगा और इसलिए हमने अपनी सुरक्षा के लिए उस पर हमला कर दिया। हमारा उसे जान से मारने का कोई भी मकसद नहीं था। हमने अपनी जान बचाने के लिए उसे मारा था। तब कबीले का सरदार इन लोगों से कहता है जैसा तुमने मेरे एक साथी को मारा था बिल्कुल उसी तरह मैं भी तुम लोगों को मार डालूंगा। वह लीडर एडम को एक जगह पर लेटा देता है। इस कबीले का सरदार एक लकड़ी उठाता है और एडम के सर पर वार करने लगता है। वह एडम के सर पर इतना मारता है जब तक उसके सर का कीमा न बन जाए। वह बहुत ही बुरे तरीके से एडम को मार डालता है। यह सब देखकर उसके फ्रेंड काफी ज्यादा डर जाते हैं। यह देखकर जेन का एक दोस्त अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वह भाग ही रहा होता है। उसी वक्त इस कबीले का लीडर उसके तरफ एक चाकू फेंकता है और वो चाकू सीधा जाकर उस लड़के को लग जाता है और वह लड़का वहीं पर जमीन में गिर जाता है। इसके बाद वह लड़के को पकड़ लेता है और एक रॉड को गर्म करता है। गर्म करने के बाद उस रॉड से उस लड़के के दोनों आंखों को फोड़ देता है। उस लड़के के दोनों आंखों को फोड़ने के बाद उसके आंखों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। इसके बाद जेन से कहा जाता है हम लोग तुम्हें भी इसी तरह की मौत मार देंगे। जेन इन लोगों से कहती है तुम हमें मत मारो, तुम जो कहोगे हम मानेंगे, तुम जैसा चाहोगे हम करेंगे। जेन की बातों को सुनने के बाद वहाँ का लीडर जेन से कहता है हम तुम्हारे दोस्तों को अपनी गुलामी के लिए रख लेंगे लेकिन तुम मेरे लिए क्या करोगी। इस पर जेन कहती है तुम जो चाहोगे मेरे साथ कर सकते हो और तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी लेकिन तुम हमें मत मारो। यह सुनने के बाद वह लीडर जेन की बात मान लेता है और इन लोगों को नहीं मारता है। इसके बाद हमें एक बूढ़ा शख्स दिखाई देता है जो कि जेन के फादर हैं। वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसी जगह पर आ जाते हैं। जेन के फादर नजदीक के पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जेन की फोटो दिखाकर कहते हैं यह मेरी बेटी है और इस जगह पर आकर वह गायब हो गई है। इसके बाद उस पुलिस ऑफिसर से जेन के फादर पूछते हैं क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है। तब वह पुलिस ऑफिसर जवाब देता है मैंने इस लड़की को कहीं नहीं देखा है। जेन के फादर इसके बाद बार में जाते हैं। वहाँ पर वह बूढ़ा शख्स जेन के फादर को मिलता है
जेन की फोटो दिखाकर वह पूछते हैं, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? इस पर वह बूढ़ा आदमी जेन के फादर को मारता है और उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हारी बेटी कहाँ गई है और अब वह वापस नहीं आएगी और वहीं पर वह मारी जाएगी। तब वह बूढ़ा आदमी जेन के फादर को बताता है, मैंने उन लोगों को माउंटेन के पीछे जाते हुए देखा है और वहाँ जो भी जाता है वापस लौटकर नहीं आता है। इसके बाद जेन के फादर डिसाइड करते हैं वह अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ जाएंगे। उनके साथ और भी 2 लोग होते हैं। ये तीनों जेन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग जंगल क्रॉस कर रहे होते हैं, इन लोगों को एक ट्रैप दिखाई देता है। ये लोग उस ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त एक और ट्रैप में ये फंस जाते हैं और एक बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा इन लोगों पर गिर जाता है। जेन के फादर किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन वो दोनों आदमी मारे जाते हैं। जेन के फादर जेन को ढूंढने के लिए जंगल में भटक रहे होते हैं, लेकिन कबीले के लोग जेन के फादर को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें भी अपने सरदार के सामने ले आते हैं। जेन के फादर को जब होश आता है तब वह देखते हैं उनके सामने उनकी बेटी खड़ी है, लेकिन जेन अपने फादर को पहचानने से इनकार कर देती है। तब कबीले का सरदार जेन के फादर से कहता है, यह तुम्हारी बेटी नहीं है, अब ये मेरी वाइफ बन चुकी है। इसके बाद जेन के फादर को एक पिंजरे में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं तब जेन अपने फादर के पास आती है और अपने फादर को कहती है, बिल्कुल चुप रहना, हम लोग कुछ देर के बाद यहाँ से निकलेंगे। और जेन अपने फादर से कहती है, मैंने आपको पहचानने से इसलिए इनकार किया क्योंकि अगर मैं आपको पहचान लेती तो ये लोग आपको मार डालते। इसके बाद ये दोनों बाप बेटी यहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ से भागते हुए जेन को उसका फ्रेंड मिल जाता है। वह अपने फ्रेंड से कहती है, तुम भी हमारे साथ भाग चलो, लेकिन उसका फ्रेंड जेन से कहता है, मुझे इन लोगों के साथ अब अच्छा लगता है और मैं इस जगह को छोड़कर अब नहीं जाऊंगा। इसके बाद जेन अपने दोस्त को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाती है। जेन और उसके फादर भाग रहे होते हैं, लेकिन इसकी खबर कबीले वालों को लग जाती है। अब कबीले के लोग इन बाप बेटी को ढूंढने लगते हैं और ये लोग इन दोनों पर हमला कर देते हैं। जेन के फादर के पास एक गन होती है जिससे वो इन लोगों को शूट कर देते हैं। दोनों बाप बेटी उन लोगों को मारने के बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन कबीले के बहुत सारे लोग फिर से उन पर अटैक कर देते हैं। उसी वक्त हमें वह बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने जेन के फादर को बार में मारा था। वह बूढ़ा आदमी जेन और उसके फादर के हेल्प के लिए आ चुका है और वह बूढ़ा आदमी इनसे कहता है वह इनकी हेल्प करेगा और ये सारे लोग कबीले वालों पर गोली चलाने लगते हैं। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी दोनों बाप बेटी को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। अब जेन और उसके फादर बिल्कुल सेफ हैं और ये लोग अपने घर आ चुके हैं। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जेन देखती है कि उसके सामने वही कबीले का सरदार बैठा हुआ है और वहाँ पर उस कबीले की एक बच्ची भी है। जेन अकेले में कबीले के लीडर से बात करती है। वह उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मेरी फैमिली को कुछ मत करना। इसके बाद जेन कबीले के सरदार के साथ चल देती है। जेन इसके साथ गाड़ी में बैठकर जा रही होती है, लेकिन इनकी गाड़ी का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। जेन अचानक गाड़ी से बाहर आती है और जेन के हाथ में एक चाकू होता है। जेन चाकू से इन लोगों पर हमला कर रही होती है। जेन को हमला करता देख कबीले का लीडर वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन जेन उसे पकड़ लेती है और कबीले के लीडर को मार डालती है। इसके बाद जेन ये कहानी एक 14 साल के भाई और 26 साल की एक बहन के ऊपर आधारित है, जिन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो भाई अपनी ही बहन की केनी छेनी बना देता है। और फिर कहानी में आगे क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम 14 साल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रियान होता है, जो अपने फादर के साथ रहता था। रियान की माँ काफी समय पहले मर चुकी है और उसकी एक बड़ी बहन है जो अपनी माँ के मर जाने के बाद घर से भाग चुकी है। अब वो शहर में रहती है। रियान अपने फादर के साथ रहता है, मगर वो अपने फादर को पसंद नहीं करता है। वो छुपकर सिगरेट भी पीता है। अब रियान बड़ा हो चुका था, वो कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए वो मैगजीन देखकर अपने पप्पू की मसाज करता है। एक बार वह कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जो उसकी बहन ने उसके लिए लिखे थे, लेकिन रियान के फादर उसे छुपा देता है। रियान अपनी बहन को काफी पसंद करता है। वो ये लेटर्स देखकर काफी खुश होता है। वो देखता है कि उसकी बहन ने हर लेटर में उसको अपने बुलाया है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि रियान अपने फादर के उठने से पहले अपना बैग लेकर और अपनी बहन की तरफ निकल जाता है और उसकी बहन के बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो घर के अंदर जाता है और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, पर दरवाजा कोई नहीं खोलता है। फिर रियान बाहर आकर बैठ जाता है। फिर उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम अवराम होता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो, और रियान को वहाँ से भगा देता है क्योंकि अवराम नहीं जानता था कि वो कौन है। वहाँ साइड में एक शॉप वाला था जो अवराम से पूछता है कि ये लड़का कौन है। अवराम उसे कहता है कि वो उस लड़के को नहीं जानता। तब वो दोनों रियान को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब रियान उनको बताता है कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए आया है और उसकी बहन यही रहती है। उसका नाम डालिया है। डालिया को अवराम और यह शॉप वाला दोनों जानते थे, मगर उनको पता था कि डालिया रात को काफी लेट आती है। तो अवराम रियान को अपने घर ले जाता है, उसे चाय पिलाता है और वो दोनों काफी बातें करते हैं। रियान अवराम को बताता है कि वो गांव में रहता था, वो खेती करता है। तभी अवराम भी उसे बताता है कि वो भी खेती करता है और इस तरह दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है।
और रियान की बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी से आती है। जब वो रियान को देखती है तो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो समझती थी कि उसका भाई उसे पसंद नहीं करता, इसलिए आज तक उसके भाई ने उसे एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया है। तभी रियान उसे कहता है कि मेरे फादर सारे लेटर मुझसे छुपाते थे, इसलिए मुझे आज ही सारे लेटर मिले हैं। फिर डालिया रियान को अपने घर में ले जाती है। डालिया उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन रियान सो चुका था, जिसके बाद डालिया भी उसके साथ सो जाती है। सुबह रियान की आंखें खुलती है तो उसे उसकी बहन का खूबसूरत चेहरा नजर आता है। तभी डालिया नींद से उठ जाती है और अपने भाई से कहती है कि उसने रात को एक सपना देखा जिसमें उसकी माँ उन दोनों को बीच पर ले गई थी और वो तीनों काफी एंजॉय कर रहे थे। डालिया अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो रही थी और रियान डालिया को देख रहा था। वो डालिया से कहता है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि डालिया रियान को अपने काम की जगह पर लाई थी। वो एक जहाज में काम करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि शादीशुदा था। वह रियान के सामने डालिया के बहुत करीब आ जाता है। उसके जाने के बाद डालिया रियान को कहती है कि कभी कभी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, और वो अपने भाई को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। रियान अपनी बहन को खुश देखकर काफी खुश था। वो वापस आकर अवराम के घर जाता है और 2 दिन उसके साथ गुजारता है। 2 दिन के बाद जब उसकी बहन वापस आ जाती है और अपने घर को देखती है तो रियान ने सारा घर साफ किया था। यह देख डालिया काफी खुश हो जाती है और अपने भाई के साथ बहुत मस्ती करती है। फिर वो दोनों एक साथ अपनी माँ को याद करते हैं तो डालिया रियान से कहती है कि उसने अपनी मॉम को अक्सर अपने घर में रोते हुए देखा था। रियान उसे पूछता है कि वह क्यों रोया करती थी। तब डालिया उसे कहती है कि उसके फादर किसी और को पसंद करते थे और वो चाहते थे कि उनकी माँ मर जाए और उनका रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। दोनों भाई बहन दुखी हो जाते हैं। तभी वह रियान से कहती है कि वो बहुत थक गई है और वो नहाने जा रही है। डालिया बाथरूम में नहा रही थी। तभी रियान को बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। तब वो बाहर की तरफ जाता है और उसकी नजर बाथरूम की खिड़की पर पड़ती है। वो देखता है कि उसकी बहन नहा रही है। वो चुपके से उसे देखता है। वो जानता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता और अपने हाथ को इस्तेमाल करता है। फिर डालिया के आने से पहले वो सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियान जाकर फिर से अवराम से मिलता है तो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो अवराम उसे एक और जगह ले आता है जहां अवराम ने अपने घर के अंदर कुछ ड्रग्स उगाए हुए थे जिन्हें वो शॉप वाले को बेचा करता था। वह रियान को भी अपने साथ काम करने के लिए कहता है। वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अवराम उसे बताता है कि उसकी एक वाइफ थी जो काफी खूबसूरत थी। अवराम उसे अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डालिया और रियान समंदर में नहा रहे थे। रियान पहले से ही डालिया की खूबसूरती पर दीवाना हो चुका था। अब बारी थी तो डालिया की। वो अपने भाई को समुद्र में नहाते हुए देख रही थी और उसके दिल में कहीं ना कहीं रियान के लिए फीलिंग जाग रही थी, जिसका शायद उसे खुद भी पता नहीं था। तभी रियान उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारा बीएफ शादीशुदा है? डालिया उसे बताती है कि हाँ, उसके बच्चे भी हैं। तो रियान उसे कहता है, क्या वो तुम्हें खुश कर पाता है? तो डालिया कहती है कि हाँ। तभी रियान बताता है कि उसकी भी एक जीएफ थी। तो डालिया पूछती है कि तुमने कभी उसे किस किया है? तो रियान कहता हाँ। तो डालिया पूछती है कैसे? तो रियान आगे बढ़कर अपनी बहन को किस करता है। उस समय डालिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी रोमांटिक मूड में था। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और अगले सीन में हम डालिया को वॉशरूम में देखते हैं जो कि नहा रही थी और रियान उसे चुपके से देख रहा था। मगर इस बार डालिया उसे देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसका भाई उसे चुपके से देख रहा था। वो रियान के पास आती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझे चुपके से देख रहे थे? रियान कोशिश तो करता है कि वो ना बोले, लेकिन वो अपनी बहन को झूठ नहीं बोलता है। वो अपनी बहन को बता देता है कि हाँ, मैं देख रहा था, और साथ वो ये भी कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो डालिया यह सुनकर मुस्कुराती है। फिर डालिया को सारी रात नींद नहीं आती क्योंकि वो सारी रात अपने भाई के बारे में सोच रही थी। रियान तो उससे पहले ही काफी अट्रैक्ट था, पर अब वो भी अट्रैक्ट हो रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि डालिया अपने बीएफ के साथ चली जाती है और रियान सारा दिन अवराम के साथ काम करता है और अवराम उसे इस काम के पैसे भी दिया करता था। फिर रात हो जाती है। अब दोनों भाई बहन एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे और डालिया को रियान कुछ परेशान नजर आ रहा था। तो रियान उसे बताता है कि वो बिना बताए वहाँ से भाग आया है। उसके फादर अपना गुस्सा जानवरों पर निकाल रहे होंगे। तब डालिया उसे दिलासा देते हुए कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम अब्राम और रियान को देखते हैं। वो रियान को एक जगह ले जाता है जहां वो अपने पैसे चुपके से रखता था। रियान वो पैसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर ये दोनों वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग शॉप वाले को मार रहे थे। वो अवराम को भी मारते हैं क्योंकि ये दोनों जिस जगह पर रहते थे वो गैर कानूनी जगह थी। अब अवराम रियान से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे नहीं जानते हो और मेरे बारे में कोई तुमसे पूछे तो उसे मना कर देना। रियान ये बात समझ नहीं पा रहा था, मगर उसके कहने पर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो पैसे कमा रहा था तो वो अपनी बहन के लिए फूल और कुछ गिफ्ट खरीद लेता है और अपने घर वापस आ जाता है।
जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा अंदर से बंद था। तब वो घर के पीछे से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दरवाजे से कुछ अजीब आवाज आ रही थी। वो घर के अंदर देखता है तो डालिया अपने बॉयफ्रेंड से अपनी केनी छैनी बनवा रही थी। ये सब देखकर रियान को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब डालिया बाहर आती है तब वो देखती है कि उसका भाई उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। वो ये देखकर काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम रियान को देखते हैं जो काफी दुखी था क्योंकि उसे अपनी बहन से प्यार हो गया था। अगले सीन में रियान अवराम के पास जाता है। अवराम रियान से कहता है कि अब तुम मेरे पास मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ रहने में तुम्हें भी खतरा है। वो अपने घर वापस आ जाता है और कुछ बैठकर सोचता है। तभी डालिया उसके पास आकर बैठ जाती है। वह दोनों जानते थे कि वह एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तभी डालिया रियान को गले लगा लेती है। फिर रियान डालिया को धीरे धीरे टच कर रहा था, लेकिन रियान वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। उसके पास कोई जगह नहीं थी छुपने के लिए, इसलिए वह अवराम के घर जाकर छुपता है। थोड़ी देर बाद डालिया उसे ढूंढने के लिए अवराम के घर जाती है और अवराम उसे कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है। जब रियान कमरे से बाहर देखता है तो उसे जोरदार आवाज आती है। यह सब अवराम कर रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए थे। वो अवराम को मारना चाहते थे, पर तभी डालिया उनसे कहती है कि अंदर मेरा भाई भी है। फिर अगली सुबह डालिया पुलिस वालों से छुपकर अपने भाई के पास जाने की कोशिश करती है। तभी डालिया को गोली लग जाती है। अवराम रियान को बताता, हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एलिस और लुकस नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ अपनी मॉम के घर रहने के लिए जा रहे होते हैं। डैड उन्हें घर के बाहर ही छोड़कर बाहर से वापस चले जाते हैं। जब एलिस और लुकस घर के अंदर जाते हैं तो वो दोनों काफी एक्साइटेड होते हैं अपनी मॉम से मिलने के लिए, लेकिन घर के अंदर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें उनकी मॉम नहीं मिलती, बल्कि घर का सारा सामान बहुत बिखरा हुआ होता है। अब कुछ ही देर में उनकी मॉम बाथरूम से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। उन्होंने अपने फेस पर एक मास्क लगाया हुआ होता है और वो दोनों से कहती है कि मेरे फेस की सर्जरी हुई है, इसलिए मैं ये फेस मास्क नहीं उतार सकती हूँ, जिसकी वजह से उन बच्चों का अपनी मॉम से मिलने का एक्साइटमेंट बहुत कम हो जाता है। मॉम एलिस को एक वेलकम गिफ्ट देती है जिसे पाकर वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन उन दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि जब मॉम अपना मास्क उतारेंगी तब उनका चेहरा कैसा होगा। इसके बाद उनकी मॉम उनके पास आती है और उन्हें कुछ रूल्स समझाने लगती है, जैसे तुम्हें मेरे बेडरूम में नहीं आना है और साथ ही पास वाले शूटिंग स्पॉट पर भी नहीं जाना है। बच्चे अपनी मॉम से गले मिलकर बेहद खुश होते हैं और साथ ही एलिस उन्हें एक पेंटिंग देता है जिसे पाकर उसकी मॉम का रिएक्शन कुछ खास नहीं होता। इसके बाद सब लोग साथ में बैठकर टीवी देखने लगते हैं और उनकी मॉम उन्हें कहानियां सुनाती है और उन्हें गुड नाइट बोलकर उनके रूम से बाहर जाने लगती है। तब लुकस एलिस से कहता है कि मॉम ने हमें वो सॉन्ग नहीं सुनाया जो हमेशा सुनाया करती थी, जिस पर एलिस लुकस से कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो शायद भूल गई होंगी। लेकिन ये सब बातें दरवाजे के बाहर उनकी मॉम सुन लेती है। अब सुबह हो जाती है। लुकस और एलिस खेल रहे होते हैं तो वो उसी शूटिंग स्पॉट पर जाते हैं जहां उनकी मॉम ने उन्हें जाने से मना किया था, लेकिन ये दोनों नहीं मानते और वो उसके अंदर चले जाते हैं। वहां पर जाकर एलिस को अपने बचपन का कुछ सामान दिखाई देता है, लेकिन पास में ही उसे एक लकड़ी पर खून भी लगा हुआ दिखता है, जिसे देखकर एलिस काफी परेशान हो जाता है और वो उस कोटे से बाहर भाग जाता है और बाहर आते ही उनकी मॉम दिखाई पड़ती है जो कि बहुत गुस्से में होती है। गुस्से में वो एलिस को नीचे गिरा देती है। गिरने की वजह से एलिस को हाथ में चोट आ जाती है। लुकस एलिस की चोट पर दवाई लगा रहा होता है, लेकिन उन दोनों के दिमाग में वही बात चल रही होती है। अब रात हो जाती है। एलिस सो रहा होता है, तभी उसे फिर से वही चीज ब्लड स्पॉट दिखाई दे रहे होते हैं और एक गन शॉट की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। एलिस उठकर देखता है तो उसने बिस्तर गीला कर दिया होता है। अब इसके बाद एलिस रूम से बाहर जाता है तो वो अपनी मॉम को किसी से फोन पर बातें करते हुए देखता है। वो किसी से बोल रही होती है कि मैं ये नाटक करते हुए अब थक गई हूँ। तभी एलिस कुछ आवाज देता है और उसकी मॉम को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई था, लेकिन एलिस वहाँ से भागकर अपने रूम में जाकर सो जाता है। इसके बाद भी उसकी मॉम को उस बात पर विश्वास होता है कि यहाँ पर एलिस ही आया था। सुबह होते ही एलिस लुकस को सारी बातें बता रहा होता है तो तभी उनकी मॉम को फिर से किसी की कॉल आ जाती है। वो बात करने के लिए अपने रूम के अंदर चली जाती है। ये दोनों भी अपनी मॉम के पीछे पीछे उनके रूम में पहुंच जाते हैं और दरवाजे के बाहर से ही पूरी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से कोई आवाज नहीं आती। इसलिए बच्चे अपना शातिर दिमाग लगाते हैं और वॉकी टॉकी को एक रस्से से बांधकर अपनी मॉम के बेड के नीचे रखने के लिए एलिस अंदर जाता है और वो नोटिस करता है कि उनकी फोटो मॉम के रूम में नहीं लगाई गई है। तभी उसकी मॉम कमरे में आ जाती है और वो बचने के लिए एक पर्दे के पीछे छिप जाता है। अब मॉम रूम में पहुंचते ही डांस करने लगती है और साथ ही वो सिगरेट भी पी रही होती है। इन सब बातों के अलावा उनकी नजर पास में बड़े डस्टबिन पर पड़ जाती है, जहां पर वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को उस डस्टबिन के अंदर देखता है। अब एलिस का शक और भी बढ़ जाता है कि ये उसकी मॉम नहीं है। इसके बाद हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि बाथरूम के अंदर जाती है और अपने मास्क को उतार रही होती है, लेकिन एलिस की तरह ही हमें भी उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता। एलिस जो बेड के नीचे छुपा हुआ काफी डरा हुआ होता है, लेकिन अब उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि ये उसकी मॉम नहीं है।
मॉम जब बाथरूम से बाहर आती है तो पास में ही पड़ी पेंटिंग को देखकर उसकी मॉम समझ जाती है कि रूम में कोई आया था और वो उस ड्राइंग को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद एलिस लूकास से बात कर रहा होता है और उसे सारे इंसिडेंट बताता है। अब ये दोनों सच का पता लगाने में जुट जाते हैं। सबसे पहले तो ये अपनी मॉम की एक फोटो खींच लेते हैं और उनकी पुरानी फोटो से मैच करके देखते हैं। तब वो उनको मैच कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम की आंखों का कलर तो ग्रीन था, लेकिन अब उनकी आंखों का कलर ब्लू हो गया है और ये बात उनके शक को पूरी तरह से यकीन में बदल देती है। तो ये बात एलिस अपने डैड को भी बताता है कि वो हमारी मॉम नहीं है। जब ये बात मॉम को पता चलती है तो वो कमरे में आती है और एलिस पर बहुत जोर से चिल्लाती है और साथ ही उसके फोन को लेकर वहाँ से चली जाती है। मॉम का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो उसके फोन को तोड़ देती है। अब इस बात पर तो लूकास को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि ये उनकी मॉम हो ही नहीं सकती और अब ये दोनों डरने भी लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनकी मॉम नहीं है तो उन्हें अपनी जान का खतरा भी होता है। इसलिए ये दोनों अपने कमरे को लॉक करके सोते हैं। जब एक सो रहा होता है तो दूसरे को जागना होता था ताकि वो पहरेदारी कर सके। अब जैसे ही जागने की बारी एलिस की आती है तो वो उस रूम को खोलकर बाहर जाता है। वो अपनी मॉम को बाथरूम में देखता है जो कि बाथ टब में होती है और उनके फेस पर फेस मास्क लगा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर एलिस उस मास्क को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी मॉम की आंख खुल जाती है और वो उसको देख लेती है। एलिस बहुत डर जाता है और वो अपनी मॉम के सर पर मारकर वहाँ से अपने रूम में भाग जाता है और अपने कमरे को लॉक कर लेता है। मॉम को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजे को खोलने के लिए एलिस से कहती है, लेकिन एलिस अब बहुत ज्यादा डर चुका था इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता है। जिस पर उसकी मॉम गुस्से में उसके दरवाजे को तोड़ देती है और अंदर जाकर उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो उन्हें बताता है कि आप हमारी मॉम नहीं हो, जिस पर वो और भी ज्यादा भड़क जाती है और एलिस को अपने साथ ले जाकर उस बाथ टब में बैठा देती है और उस पर ठंडा पानी तब तक डालती रहती है जब तक कि वो मान ना ले कि वो उसकी मॉम है। अब इसके बाद हम एलिस की मॉम को देखते हैं जो कि अलग ही क्रिएचर की तरह दिखाई दे रही होती है, लेकिन हमें जल्दी ही पता चलता है कि एलिस का नाइटमेयर था और उसे इस नींद से लूकास ने ही जगाया था, जो कि उसे कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए इससे पहले कि सुबह हो जाए। अब ये दोनों घर से भाग जाते हैं और उस रात बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है तो वो पास के ही खाली घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर सो जाते हैं। एलिस को फिर से वही नाइटमेयर होता है जिसमें उनकी मॉम एक क्रिएचर के रूप में उसकी तरफ आ रही होती है। तभी एलिस को फिर से नींद से जगा दिया जाता है और इस बार उन्हें पुलिस ऑफिसर ने जगाया था और वो लोग उनकी पूरी कहानी सुनते हैं, जिसमें एलिस उन्हें बताता है कि वो हमारी मॉम नहीं है और हमें उनसे जान का खतरा है। पुलिस ऑफिसर भी उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें एक सेफ प्लेस पर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं ये लोग तो उन्हें उनके घर लेकर जा रहे हैं। एलिस को समझ आ जाता है कि बच्चों की बातों का कोई भी भरोसा नहीं करता है। अब ये घर पहुंच जाते हैं जहां हमें पहली बार एलिस की मॉम का फेस दिखाई देता है जो कि उसकी ही माँ होती है। वो पुलिस ऑफिसर को थैंक्स बोलती है और बहुत सारी बातें उनसे करती है। तभी लेडी पुलिस उसके फेस पर लगी चोट के बारे में पूछती है, जिस पर वो उन्हें झूठ बोल देती है कि ये चोट नहाते टाइम लग गई थी। पुलिस वाले भी ज्यादा शक नहीं करते क्योंकि एलिस की मॉम टीवी स्टार थी और पुलिस वाले भी उनके फैन थे। अब पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि आखिर बच्चों की बात सुनता ही कौन है, इसलिए हम सुबह होते ही यहाँ से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ हम उनकी मॉम को देखते हैं जो कि इस बात से दुखी है जो उन्होंने एलिस के साथ किया था। अब सुबह हो जाती है। हम एलिस को उसके बेड से बंधा हुआ पाते हैं जो कि एलिस से खुद को रिलीज करने के लिए बोलती है, लेकिन एलिस उन्हें उनकी पुरानी फोटो दिखाकर पूछता है कि तुम्हारी आंखें तो ब्लू थी, ये ग्रीन कैसे हो गई। तब उसकी मॉम उसे समझाती है कि शूटिंग करते टाइम मैं लेंस यूज करती हूँ और वो लेंस मेरे पर्स में है, चाहे तो देख लो। एलिस थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो लूकास से पर्स को चेक करने को बोलता है। लूकास जब पर्स देखता है तो उसमें लेंस नहीं थे और साथ ही हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी मॉम पर पानी डालकर उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं। मॉम एलिस से कहती है कि मेरे हाथ खोल दो, मुझे पेन हो रहा है। एलिस को बहुत तरस आ रहा होता है। वो एक हाथ खोलने के लिए कैंची उठाता है, तभी लूकास आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उससे कहता है कि अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये हमें मार देंगे। लूकास बैग में सामान भरने लगता है, तभी वही पुलिस ऑफिसर घर आ जाते हैं और लूकास और एलिस बेहद डर जाते हैं, लेकिन वो दोनों उनको झूठ बोलकर वापस भेज देते हैं। अब लूकास और एलिस घर छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन एलिस का मन बिल्कुल भी नहीं था कि वो अपनी मॉम को ऐसे छोड़कर जाए। वो लूकास से बहाना बनाकर घर के अंदर जाता है और सबसे पहले वो अपनी मॉम का पर्स देखता है जिसमें उसे लेंस मिल जाते हैं। वो सोचता है कि लूकास ने उससे क्यों झूठ बोला। अब इसके बाद एलिस अपनी मॉम को खोल देता है और उनसे कहता है कि ये सब करने के लिए उससे लूकास ने कहा था। उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है। वो एलिस को लेकर बाहर आती है। लूकास वहाँ नहीं दिखाई देता तो उसकी मॉम एलिस को लेकर उसी कॉटेज में जाती है। एलिस वहाँ जाने से डर रहा होता है, लेकिन इस बार उसकी मॉम उसे उस स्पॉट पर ले जाती है जिसका सपना उसे हमेशा आता है। ये स्पॉट कुछ और नहीं बल्कि गोली से बना हुआ छेद था। अब हमें यहाँ एक शॉकिंग सच पता चलता है कि कुछ समय पहले जब एलिस और लूकास खेल रहे थे तब गलती से लोडेड गन एलिस से चल जाती है और गोली सीधे लूकास को लग जाती है। इसलिए एलिस यहाँ आने से डर रहा होता है। अब हमने जितना भी लूकास को देखा वो वास्तव में था ही नहीं।
वो तो सिर्फ एलिस के भ्रम में जिंदा था, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि वो मर चुका है। सेम उसकी मॉम की हालत भी ऐसी ही थी। जब से लूकस मरा था, उसकी मॉम इस बात से बेहद परेशान थी कि एलिस लूकस को भूल नहीं पाया है, बल्कि वो तो उसे बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह अपने साथ मानता है। अब ये सारी बात जब उसकी मॉम को पता चल जाती है तो एलिस अपनी मॉम को शूटिंग सेट से धक्का दे देता है, जिससे नीचे गिरने की वजह से उसकी मॉम मर जाती है। तभी लालटेन से पूरा सेट जल जाता है और हम एलिस को भागते हुए देखते हैं। तभी पीछे से एलिस की मॉम और लूकस आ जाते हैं। मॉम एलिस से कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया और उसे गले लगा लेती है। यानी अब लूकस और मॉम दोनों उसके भ्रम में जिंदा रहेंगे और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। फर्नांडो अराउजो एक सीधा साधा इंसान है जो दिन रात चरस फूकता है। उसका मानना है कि क्रिएटिविटी का सीधा कनेक्शन आपके ब्रेन से है, विच इज ट्रू। और ब्रेन रिलैक्स रहेगा तो आपकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तो ये क्रिएटिव पेंटर है, एक जूडो इंस्ट्रक्टर है और एक साइकियाट्रिस्ट भी है। नहीं, साइकियाट्रिस्ट नहीं है। मैंने बिना फंबल करे साइकेट तो ब्रेन को रिलैक्स रखने के बावजूद भी इसे ऐसा लगता है कि लाइफ में अभी भी कुछ मिसिंग है। एक रात सड़क पे गेड़ियां मारते हुए वो सिगरेट पीने लगा। तभी एक कार उसकी सिगरेट जलने से पहले ही उसे बुझा के चली गई। फ्रस्ट्रेशन में उसने सिगरेट फेंक दी, जो बारिश के पानी में तैरते हुए सीवर में चली गई, वो भी ठीक बैंक के सामने। तभी उसके दिमाग में एक पागलपन वाला आइडिया आया। अगले दिन वो अपने एक दोस्त सेबेस्टियन के पास गया, जो कि एक सिविल इंजीनियर था। फर्नांडो ने उसे बैंक लूटने का आइडिया बताया। सेबेस्टियन को उसका आइडिया पसंद तो आया, लेकिन इस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए उन्हें काफी एक्सपेंसिव टूल्स और इक्विपमेंट्स चाहिए थे, और ये चीजें आएंगी पैसों से, जो इन दोनों में से किसी के पास भी ना था। इसलिए फर्नांडो पैसे वाली पार्टी डिबाउजा के पास गया, लेकिन हकीकत में डिबाउजा कंगाल था। मैंने आईफोन भी किस्तों पे लिया था और अब मुझसे उसकी किस्त बिना भरी जा रही, तो मेरी तरफ से तो ना है। लेकिन उसने फर्नांडो को अपने दोस्त मारियो के पास जाने के लिए कहा। मारियो तो नेक्स्ट लेवल फिल्म है। वो रात को एक कंपनी से चोरी करके ऐसे निकल रहा जैसे अपने ससुराल से निकल रहा हो। अगले ही पल उसकी सासू माँ ने उसे देख लिया। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया, मैं तो यहाँ कुछ फाइल्स लेना आया था। वो क्या है ना, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, इसलिए फाइल ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। बस फिर क्या, लड़की ने उस पर डाउट नहीं किया और वो निकल गया। ऐसे लोगों को ठस्सा देने के लिए उसने बकायदा एक्टिंग की क्लासेस भी ले रखी थी। मारियो की लाइफ की एक ही प्रॉब्लम थी, उसकी बेटी। नहीं मतलब उसकी बेटी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी उसके कर्म देखते हुए अब उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। ये थी प्रॉब्लम। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसकी नजर में वापस से हीरो बनना ही उसका सबसे बड़ा गोल था। खैर मारियो बेशक चोर हो, लेकिन उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। वो अपनी चोरी के पैसों को बचा के रखता था, इसलिए फर्नांडो उससे मिलता है ताकि वो मारियो को बैंक की लूट के प्लान में शामिल कर सके। मारियो इसके लिए शुरू में तैयार नहीं हुआ, लेकिन फर्नांडो ने उसे ये कह के कन्विंस कर लिया कि इसके बाद उसे कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। अब फर्नांडो उसे ड्राइव करके बैंक के सामने ले गया, जहां उसने सीवर को नापने के लिए मेजरिंग टेप डाली। ये काम वो ठीक बैंक के सामने कर रहा था, और ऐसा करने की हिम्मत उसे कहां से मिल रही थी ये आपको पता ही है। इसके बाद वे दोनों मेजरिंग टेप का नीचे वाला हिस्सा देखने के लिए सीवर में गए। फर्नांडो ने थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद बताया कि वे मिलेनियर बनने से सिर्फ 18 मीटर दूर है। अब मारियो, डिबाउजा और फर्नांडो साथ में बैठ के आगे प्लान डिस्कस कर रहे थे। वे लोग बैंक के नीचे टनल खोदने वाले थे, लेकिन बैंक के अंदर सभी रूम्स में मोशन सेंसर लगे हुए थे। फर्नांडो उनके लिए भी तैयार था। मोशन सेंसर मूवमेंट डिटेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि वे तो सिर्फ टेम्परेचर में होने वाले बदलाव को डिटेक्ट करते हैं। इसलिए फर्नांडो ने एक ऐसा सूट बनाया जिससे वे लोग मोशन सेंसर को चकमा दे सकते थे। अब बस एक ही प्रॉब्लम थी, उन्हें ये नहीं पता कि बैंक वॉल्ट को खोलना कैसे है। इसलिए अगले दिन ये लोग बैंक जाते हैं। फर्नांडो पार्किंग लॉट की पिक्चर्स लेने लगा। पार्किंग एरिया बैंक के ठीक पीछे था। अब वो सेबेस्टियन के साथ बैंक के अंदर आ गया, जहाँ सेबेस्टियन अकाउंट खुलवाने का दिखावा कर रहा था। वहीं फर्नांडो ठस्से में बैंक की पिक्चर्स ले रहा होता है। तभी उसने देखा कि पुलिस की गाड़ी आई है। वो तुरंत अपना कैमरा जेब में रख के वहाँ से जाने लगा, लेकिन सिक्योरिटी वाले ने उसे रोक लिया। क्या कोई प्रॉब्लम है? आप जरा मेरे साथ आइए सर। सिक्योरिटी वाला उसे चेकिंग के लिए लॉकर के ठीक सामने ले गया। सो यहाँ में पता चलता है कि सिक्योरिटी की नज़र में आना भी प्लान का हिस्सा था, ताकि फर्नांडो बैंक के लॉकर रूम तक पहुँच सके। सिक्योरिटी वाले भैया ने कैमरा को अच्छे से मोलेस्ट किया, हर तरफ से छू के देखा, पर उसे फोटोज नहीं मिली, क्योंकि फर्नांडो ने चिप को हाथ में छिपा रखा था। इसके बाद फर्नांडो ने बैंक का नक्शा ड्रॉ किया। शायद इसने इसी दिन के लिए पेंटिंग सीखी थी। फर्नांडो ने प्लान बनाया कि ये इस छोटे रूम से बैंक में एंट्री करेंगे। अगले दिन ये टनल से बैंक की दूरी को कैलकुलेट करने के लिए एक एटलस साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। साइकिल का पहिया जितनी बार भी घूमेगा उसी हिसाब से दूरी कैलकुलेट करी जाएगी। ये लोग इतना दिमाग पढ़ाई में लगा लेते तो सीजीएल ना सही एमटीएस तो निकाल ही लेते। अगले दिन फर्नांडो मैथ के सर की तरह मारियो को समझा रहा है कि हमें किस एंगल से खुदाई करनी चाहिए जिससे हम बैंक तक पहुंच सके। आज फाइनली मारियो को पता चल गया कि असल जिंदगी में मैथ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ऑब्वियसली बैंक लूट के।
फिर रात में फर्नांडो और बाकी लोगों ने सीवर में खुदाई शुरू कर दी। इसके बाद इन्होंने एल्बर्टो नाम के बंदे को हायर किया जो भागते टाइम इनके लिए गाड़ी तैयार रखेगा। अगले दिन मारियो एक वैन चुराता है। चोरी के बाद ये लोग भागने में इसी वैन का इस्तेमाल करने वाले थे। यहाँ ये एल्बर्टो और उसकी वाइफ का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी एक पुलिस कार यहाँ पर आ गई। ये गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी कर रखी है? सर अभी तक गाड़ी को लिटाने का फीचर नहीं आया ना, इसलिए खड़ी कर रखी है। तभी एल्बर्टो और उसकी वाइफ आ जाती है। उन्होंने सिचुएशन संभालते हुए कहा कि ये लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। इस लेडी को देखकर पुलिस का सारा शक दूर हो गया। ये मारियो कुछ टीनू आनंद जैसे नहीं लग रहे? कमेंट करके बताना कि मुझे ही लग रहे हैं या आपको भी। रात में इनकी खुदाई भी जारी थी। ये वर्ड बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। खैर खुदाई करते हुए एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें इनकी ड्रिल टूट गई। फर्नांडो ने कहा टेंशन नोट, अपना भाई सुपर मारियो बहुत पैसे वाला है। ये सुनकर मारियो का दिमाग घूम गया क्योंकि वो पहले इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसे लगा चुका था। उसी रात फर्नांडो अपनी बंदी के साथ सस्ते नशे कर रहा था। इन तारों को देख रही हो बेबी? ये तारे उन तारों से बिल्कुल अलग हैं जिन पे हम कपड़े सुखाते हैं। वैसे ये तारे आसमान में दिखते तो हैं पर होते नहीं हैं। ये सुनते ही फर्नांडो की दिमाग की बत्ती जली। वो सीधा मारियो के पास गया और फर्नांडो ने उसे उसका मास्टर प्लान समझाया। बैंक दिन या रात दोनों टाइम में सिक्योर रहता है। अगर कोई मेन गेट से चोरी करने के लिए घुसे तो उसको पकड़ने के लिए भी अच्छे इंतजाम है, और अगर कोई टनल खोद के घुसने की कोशिश करे तो उसे रोकने के लिए भी बैंक ने काफ़ी सारे डिवाइसेस लगा रखे हैं। लेकिन अगर कोई एक साथ ये दोनों काम करे तो उस वक्त बैंक कुछ नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट ये लोग दिन दहाड़े मेन गेट से घुसेंगे ताकि पुलिस को लगे कि ये कोई नॉर्मल चोरी है और वे इन्हें ईजिली पकड़ सकते हैं। लेकिन ये घुसेंगे तो मेन गेट से, लेकिन बाहर निकलेंगे टनल से, जो कि पुलिस ने कभी सोची ना होगी। मारियो भी लाइक बैंक रॉबरी वाले दिन ये सब अपनी उंगलियों पे ग्लू लगा लेते हैं ताकि फिंगरप्रिंट छुपाए जा सके। सेबेस्टियन अपना काम करने के लिए सीवर से होते हुए जाता है, जबकि फर्नांडो और बाकी लोग भेस बदल के बैंक में घुसते हैं। मास्क पहनने के बाद मारियो और डिबाउजा फर्स्ट फ्लोर को संभालते हैं और फर्नांडो और एल्बर्टो ग्राउंड फ्लोर को। सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें सीसीटीवी पे देखते ही पुलिस को बुला लिया। अब मारियो कैशियर को बैग में पैसा भरने के लिए बोलता है, जबकि एल्बर्टो पार्किंग में जाके वहाँ का गेट बंद कर देता है। पुलिस बैंक के बाहर आ चुकी थी, इसलिए फर्नांडो ने एक बंदे को गन पॉइंट पे ले लिया और पुलिस को धमकाया कि अगर उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की तो बैंक में लाशें बिछा दी जाएगी। इसी के साथ फर्नांडो ने अपने साथियों को बताया कि चोरी का फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। ये सुनते ही मारियो ने सिक्योरिटी वाले को बाहर आने के लिए कहा। सिक्योरिटी गार्ड पहले तो बाहर को ना चले, लेकिन मारियो ने उसे धमकाया और फाइनली वो बाहर आ गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक ले ली और उसे बाहर भेजने से पहले एक फ़ोन दिया कि पुलिस अगर उससे कांटेक्ट करना चाहे तो इस फ़ोन से कर सकती है। इसके बाद इन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए। फिर फर्नांडो एक छोटे से रूम में जाके वहाँ पे लगा कैबिनेट हटाता है। दूसरी तरफ से सेबेस्टियन दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। इसके बाद ये दोनों गाड़ी में से एक मशीन लाते हैं और फिर वोल्ट में आकर उस मशीन को असेंबल करने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन ने एक कैनन पावर मशीन बना ली थी जो मात्र 7 सेकंड में लॉकर को तोड़ सकती थी। इसके बाद सबने अपनी घड़ी में टाइमर सेट कर लिया और सेबेस्टियन और फर्नांडो लॉकर्स को तोड़ने में लग गए। यहाँ टोटल 400 लॉकर थे, इसलिए इन्हें सारे लॉकर्स को तोड़ने में टाइम लगने वाला था। इधर पुलिस को सिक्योरिटी गार्ड की मदद से अंदर की सिचुएशन के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ फर्नांडो और सेबेस्टियन लॉकर्स को तोड़ने में लगे हुए थे। अचानक मारियो को छत पे पुलिस के चढ़ने की आवाज़ आई। उसने तुरंत पुलिस वाले को कॉल करके धमकाया। यहाँ फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि फर्नांडो ने इस सिचुएशन के लिए भी तैयारी कर रखी थी। उसने मारियो को आर्ट ऑफ नेगोशिएशन बुक पढ़वाई ताकि वो पुलिस के साथ अच्छे से नेगोशिएट कर सके। मारियो ने कैप्टन से कहा कि अगर जनता की जान प्यारी है तो अपने आदमियों को छत से वापस बुला लो। कैप्टन ने वैसा ही किया जैसा मारियो ने उससे करने को कहा था, लेकिन फिर भी उसने 2 स्नाइपर्स को सामने वाली बिल्डिंग में भेज दिया ताकि मौका मिलने पर चोरों का भेजा उड़ाया जा सके। सुपर मारियो ने सरकारी वकील से मिलने की डिमांड करी। कैप्टन ने उससे कहा कि वकील 1 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएगा। इधर फर्नांडो और सेबेस्टियन अभी तक कई सारे लॉकर्स तोड़ चुके थे, जिनमें बहुत सारा कैश, गोल्ड और कीमती चीजें थी। ऊपर एक फोन बजता है। ये फोन दादी का था। दादी ने बताया कि आज उनका बर्थडे है। ये सुनते ही मारियो दादी के पास बैठ गया। वैसे भी बुढ़िया के पास कम ही बर्थडे बचे थे सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए मारियो ने एक जने से चॉकलेट लेके दादी का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया और फिर बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दादी को बाहर भेज दिया गया। इसके बाद सरकारी वकील भी आ गया। जैसे ही सरकारी वकील ने मारियो से बात करी, मारियो उसे गाली देने लगा और कहने लगा कि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। अब मारियो अपने वकील से बात करना चाहता था। जब कैप्टन ने उससे उसके वकील का नंबर मांगा तो मारियो ने वहाँ के किसी हॉस्टेज का नंबर दे दिया और फिर आवाज़ बदलकर खुद का ही वकील बनकर कैप्टन से बात करने लगा ताकि उसके साथियों को थोड़ा और समय मिल सके। अब मारियो फर्स्ट फ्लोर पे हॉस्टेजेस को संभाल रहा था, जबकि फर्नांडो और बाकी लोग लूट के सामान को टनल में ट्रांसफर कर रहे थे।
तभी बाहर कैप्टन की नजर सीवर पर पड़ी और उसने आइडिया लगा लिया कि लुटेरों ने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता बना लिया है। इसी बीच लूट का सामान बोट में चढ़ाने के बाद फर्नांडो ने अपने सारे हथियार पुलिस के लिए वोल्ट में छोड़ दिए। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उनके सारे हथियार नकली थे, क्योंकि फर्नांडो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो लोग नकली हथियार लाए थे। इसके बाद मारियो होस्टेजेस को फर्स्ट फ्लोर पे छोड़ के फर्नांडो के पास आ जाता है। मारियो के जाने के बाद होस्टेजेस को जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपने फोन उठाए और बाहर खड़े अपने रिश्तेदारों को फोन करने लगे। ये देखते ही कैप्टन ने एक टीम को बैंक के मेन गेट से अंदर भेजा, जबकि दूसरी टीम को सीवर के रास्ते से जाने के लिए कहा। सुपर मारियो वहाँ फटाफट पोछा लगा के टनल से होते हुए अपने साथियों के पास आ गया। यहाँ पर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फर्नांडो जानता था कि पुलिस सीवर के बारे में पता लगा लेगी, इसलिए उन्होंने सीवर के मुंह पे एक बांध बना दिया जिससे वे पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में जा सके, वो भी एक मोटर बोट से। दूसरी तरफ कैप्टन उस रूम में पहुंच गया जहाँ पे टनल था। लुटेरों ने टनल का मुंह एक बॉम्ब से ब्लॉक कर रखा था। हालांकि कैप्टन को पता चल गया कि लुटेरों के दूसरे हथियारों की तरह ये बॉम्ब भी नकली है, लेकिन अब ये सब जानने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि लुटेरे बहुत ही समझदारी से अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हुए यहाँ से निकल गए थे। अब इनके पास चोरी का इतना पैसा था जितना पॉलिटिशियंस के पास भी नहीं होता। इन्होंने पैसे को आपस में बराबर बांट लिया। अब कुछ महीने बीत चुके थे, सभी लोग अपने सपनों की जिंदगी जी रहे थे। हालांकि एक दिन एल्बर्टो की वाइफ ने उसे चीट करते हुए पकड़ लिया। वो उस पर इतना भड़की हुई थी कि उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने चली गई। उसने पुलिस को बैंक रॉबरी के बारे में भी सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से एक एक करके सब पकड़े जाने लगे। इसके बाद हम मारियो को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते अच्छे करके सुपर मारियो बन गया था। वो बहुत खुश था। उसकी असली खुशी उसकी बेटी ही थी, जिसके पास वो फाइनली लौट आया था। अगले ही पल उसने टीवी चला के देखा तो उसकी सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। उसने बालकनी से बाहर देखा, पुलिस उनके घर की तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद उसने अपनी बेटी को जबरदस्ती बाथरूम में बंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी अपने बाप को इस हाल में देखे, पर पुलिस ने तो उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ा। उन दोनों को हथकड़ी लगाकर जमीन पर लेटा दिया गया। दूसरी तरफ फर्नांडो, जो कि किसी पहाड़ी एरिया में कैंपिंग कर रहा था, उस तक भी पुलिस पहुंच गई थी। ये अंकुरवारी को जैसे दिखने वाले पुलिस ऑफिसर ने फर्नांडो से उसकी आईडी मांगी। अल पचिनो जैसे दिखने वाले फर्नांडो ने कहा कि मैं अपना पर्स तो घर पर ही भूल आया हूँ। उसका झांसा काम नहीं आया और उसे भी पकड़ लिया गया। हालांकि 1 साल 7 महीने के बाद उसकी सजा पूरी हो गई। जेल के बाहर मारियो अपनी लग्जरी कार में उसका इंतजार कर रहा था। फर्नांडो ऐसी सिचुएशन के लिए भी पहले से ही तैयार था, जिसमें अगर वे पकड़े गए तो भी उन्हें कम से कम सजा मिले। इसलिए उसने असली हथियारों की जगह नकली हथियार इस्तेमाल किए थे। और जैसे कि बैंक सेफ्टी डिपॉजिट्स के कोई रिकॉर्ड नहीं रखता था, इसलिए उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में कितना पैसा चोरी हुआ था। माना जाता है कि ऑलमोस्ट $25 मिलियन चोरी हुए थे और उसमें से सिर्फ 1.5 मिलियन ही रिकवर हो पाया, जिसका मतलब है कि चोरों ने अपनी लूट का एक मोटा हिस्सा छुपा दिया था, जिसे उन्होंने बाहर निकल के एंजॉय किया। और जैसे कि बैंक के पास सेफ्टी डिपॉजिट्स के रिकॉर्ड नहीं थे, इसलिए पुलिस लुटेरों के खिलाफ एक मजबूत केस नहीं बना पाई और वे सब जल्दी जेल से रिहा हो गए। कितना दर्दनाक होगा किसी को जिंदा कॉकरोच खिलाकर मार देना। यह आदमी जबरदस्ती इस लड़के के मुंह को खोलता है और एक 18 सेंटीमीटर के ट्यूब को उसके मुंह में घुसा देता है। फिर वो लाल बैग से मांस खाने वाले कॉकरोच को निकालता है और ट्यूब के अंदर डाल देता है। कॉकरोच ट्यूब से होकर लड़की के पेट के अंदर जाने लगता है। वहीं एक दूसरा आदमी भी था जो ये सब देख रहा था। वो लड़की की हेल्प नहीं करता और डर कर अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि अगली बारी उसकी है। ये आदमी फिर उस ट्यूब को बाहर निकाल देता है और अपने हाथ से लड़की का मुंह बंद करता है, जिससे वो उल्टी करके कॉकरोच को बाहर ना निकालते हैं। जब लड़का उसके मुंह से हाथ हटाता है तो वो उल्टी करने लगती है, लेकिन कॉकरोच बाहर नहीं आते। लड़की दर्द से चीखने लगती है। तभी लड़की के दर्द को कम करने के लिए आदमी उसके पेट में चाकू भोंक देता है और चाकू को उसके पेट में घुमाने लगता है। फिर वो पेट के चमड़े को खींचकर सीने तक लाता है और फिर चाकू को उसकी पीठ से निकालकर वो अपने हाथों से लड़की के दिल को निकाल लेता है। लड़की खून की उल्टियां करती है और फिर वहीं मर जाती है। अगर आपको लग रहा है कि ये लड़की दोस्तों बहुत बुरी तरह से मरी है, तो आप गलत हैं। देखिए, इस लड़की का नाम केट था और 20 साल पहले वो बहुत ही बदमाश लड़की थी। वो एक बार एक माइक नाम के लड़के के मुंह में कॉकरोच डाल देती है। माइक हिलने से भी डर रहा था। वहाँ दूसरे बच्चे भी होते हैं, लेकिन कोई माइक की मदद नहीं करता। वो बच्चे माइक के मुंह को बंद कर देते हैं। माइक अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। उसका मुंह लाल हो गया था और आखिरकार कॉकरोच उसकी पीठ में चले जाते हैं। माइक को कुछ न करता देखकर केट कुछ जहरीले स्पाइडर्स लाती है और उन्हें माइक के सर में डाल देती है। वो मकड़ियाँ माइक के कान में घुस जाती है, जिससे माइक दर्द से चिल्लाने लगता है और वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बदमाश बच्चे माइक को पकड़ लेते हैं। वो पहले तो माइक के हाथों में कील ठोक देते हैं और फिर उसके चेहरे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े डाल देते हैं। माइक दर्द से चिल्लाने लगता है, पर सभी बच्चे उसे वहाँ पर अकेला छोड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद माइक फिर से केट से मिलता है और केट उसे एक डरावनी जगह में ले जाती है और फिर उससे एक भूतिया घर के अंदर जाने को कहती है।
माइक अंदर जाने से डरता था, लेकिन केट उससे झूठ बोलती है कि अगर वो अंदर गया तो वो उसे किस करेगी। माइक उसकी बात पर विश्वास करके अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, एक साइको आदमी उसके मुंह को पकड़कर अंदर खींच लेता है। ये बच्चे ये सब देख रहे थे, लेकिन पुलिस को बताने के बजाय वो वहाँ से डरकर अपने अपने घर भाग जाते हैं। और यहाँ ये साइको आदमी माइक को सुअर पालने वाली जगह पर बंद कर देता है और उसे मोटी चेन से बांध कर रखता है और उसके साथ बहुत गलत करता है। उस साइको आदमी का नाम जॉन था, जो माइक को खाने के लिए कच्चा गोश्त देता है और उसे बहुत काम करवाता है। जब माइक ठीक से काम नहीं करता है तो वो माइक को टॉर्चर करता है। माइक को धीरे धीरे खाना खाता देख जॉन गुस्से में उसके पैर में चाकू घुसा देता है। एक रात दोस्तों माइक वहाँ से भाग निकलता है। वो घने जंगल में दौड़े जा रहा था, लेकिन वो फिर से उसी घर के पास आ जाता है, यानी कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तब माइक उस डरावने घर में फिर से वापस आ जाता है। तब से हर रोज माइक एक्सरसाइज करने लगता है ताकि वो लंबा और ताकतवर हो सके, जिससे वो अपना बदला ले पाएगा। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। माइक अब जवान हो चुका था। एक दिन जॉन और माइक में लड़ाई हो जाती है और जॉन उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो माइक के एक पैर को चेन से बांधकर ऊपर लटका देता है और उसके नीचे गर्म पानी उबल रहा था। यहाँ माइक जॉन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि तभी जॉन को अस्थमा का अटैक आता है। इसी का फायदा उठाकर माइक चेन को तोड़कर आजाद हो जाता है और फिर जॉन को मारकर बेहोश कर देता है और जॉन को वैसे ही चेन से बांधकर लटका देता है। यहाँ पर माइक को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे खोज रहे थे और कहीं उसके पेरेंट्स खोज न ले, इसलिए जॉन ने उसके पेरेंट्स को जिंदा जलाकर मार डाला। ये जानकर माइक बहुत गुस्सा हो जाता है और चेन को नीचे करने लगता है, जिससे जॉन गर्म पानी में गिर के मर जाता है। इसके बाद माइक जॉन के चेहरे के चमड़े को निकालकर उससे अपने लिए एक भयानक सा मास्क बनाता है। माइक के साथ ये सब बस उन 4 बच्चों की वजह से हुआ था और अब माइक उनसे बदला लेना चाहता था। उन 4 बच्चों में से दोस्तों एक जॉर्ज नाम का लड़का था। वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था कि तभी माइक उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक सीक्रेट रूम में था। उसी रूम में 2 लड़के और एक लड़की भी थी, जिसमें से एक फिलिप नाम का लड़का अधमरी हालत में कोने में पड़ा हुआ था। जॉर्ज डरकर भागने के लिए उठता है, पर वो देखता है कि उसके हाथ चेन से बंधा हुआ है। इन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि इनके साथ ये सब कौन कर रहा है। जॉर्ज दीवार तोड़ने लगता है और ये देखकर एक दूसरा आदमी टॉम उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं सुनता और दीवार खोदने लगता है, जिससे उसका एक नाखून बाहर आ जाता है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। वो दीवार नहीं खोद पाया, इसलिए अब वो जमीन खोदने लगता है, पर खोदते टाइम उसे जमीन के अंदर से इंसान की हड्डी मिलती है, जिससे अब वो समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी जॉर्ज की नजर ऊपर लगे कैमरा पर जाती है और वो कैमरा के सामने खड़े होकर गाली देने लगता है, जिससे केट और टॉम बहुत डर जाते हैं और उससे चुप रहने को कहते हैं। तभी वहाँ माइक आ जाता है, जो अपने चेहरे पर डरावना सा मास्क लगाए हुए था, जिसे देखकर जॉर्ज डर जाता है। माइक फिलिप को रूम के बीच में लाता है और केट को एक चाकू देता है और उससे फिलिप की बॉडी को काटने के लिए कहता है। इसके बाद माइक जॉर्ज को भी ऐसा करने को कहता है, लेकिन जॉर्ज माइक पर ही हमला कर देता है। लेकिन माइक बहुत ही ताकतवर है, वो जॉर्ज को एक ही पंच में गिरा देता है। जॉर्ज को सबक सिखाने के लिए वो केट को एक कॉकरोच खिलाता है। तभी जॉर्ज को एक ब्लेड मिलता है, जिससे वो अपनी रस्सी काटने लगता है। जब फिर से माइक रूम में आता है तो जॉर्ज उसके हाथ पर ब्लेड से हमला करके बाहर भाग जाता है, लेकिन बाहर का गेट बंद था। जॉर्ज चिमनी में घुसकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चिमनी बीच से टूट जाती है और जॉर्ज नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो फिर से उसी रूम में था और इस बार उसके हाथ में बड़ी सी चेन बंधी हुई थी। तभी माइक एक एक्स लेकर उनके पास आता है और एक्स को टॉम को देता है और टॉम को उस एक्स से जॉर्ज को मारने के लिए कहता है। टॉम जॉर्ज को मारकर बेहोश कर देता है। फिर माइक कुछ कीले टॉम को देता है और जॉर्ज के हाथों में उन कीलों को ठोकने को कहता है। टॉम एक्स की मदद से जॉर्ज के हाथ में कीले ठोकने लगता है, जिससे दर्द के मारे जॉर्ज जोर जोर से चिल्लाता है और दर्द के चलते फिर से बेहोश हो जाता है। जॉर्ज को तड़पता हुआ देखकर माइक को बहुत सुकून मिल रहा था और वो फिर से रूम से बाहर चला जाता है। जॉर्ज को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके अपने हाथ से उन कीलों को निकाल देता है। जब जॉर्ज का दर्द थोड़ा कम हो जाता है तो वो सोचने लगता है कि यह आदमी कौन है और ये हमें इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है। तभी फिलिप बोलता है कि मैंने उसके हाथ में घोड़े का एक टैटू देखा है, जिससे जॉर्ज समझ जाता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि माइक है, जिससे हमने 20 साल पहले बहुत टॉर्चर किया था। वो सब माइक से माफी मांगने की सोचते हैं, लेकिन आप सोचिए क्या होगा जब किसी इंसान के कान में बहुत सारी मकड़ी के अंडे अंदर डाल दिए जाए। माइक एक इंजेक्शन में येलो स्पाइडर के अंडे भर कर लाता है और जॉर्ज को उसे केट के कान में डालने के लिए कहता है। जब जॉर्ज ऐसा नहीं करता है तो वो केट को करंट शॉक देने लगता है। उसको तड़पता हुआ देखकर जॉर्ज मान जाता है और फिर वो केट के कान में मकड़ी के अंडे डाल देता है। फिर माइक फिलिप को इतना मारता है कि वो मर जाता है। उसके मरने के बाद दोस्तों वो अपने कमरे में आ जाता है और फिलिप की फोटो में क्रॉस का निशान लगा देता है। वो कैमरे में देखता है कि जॉर्ज और टॉम आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी फिर से माइक उस सीक्रेट रूम में आता है। यहाँ जॉर्ज मरने की एक्टिंग कर रहा था और जैसे ही माइक उसे चेक करने के लिए उसके पास जाता है, जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और टॉम को उसे मारने को कहता है। केट भी माइक को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन माइक सबको मार के नीचे गिरा देता है और वो टॉम को पकड़ लेता है।
वो केट को टॉम की आंख में मांस खाने वाले कीड़े डालने को कहता है। कीड़े उसकी आंख में घुसकर उसकी आंख को खा जाते हैं। माइक जॉर्ज को मारने ही वाला था कि केट उसे बचपन की बातें याद दिलाने लगती है, जिससे डरकर माइक वहाँ से भाग जाता है। टॉम की आंखों में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए जॉर्ज उसकी आंख निकाल देता है। दूसरी तरफ माइक अपने कमरे में जाकर चीजों को तोड़ने लगता है। सीक्रेट रूम की लाइट टिमटिमाती है, जिससे ये समझ जाते हैं कि फिर से माइक रूम में आ रहा है। टॉम अपनी सेफ्टी के लिए जॉर्ज से चाकू मांगता है, लेकिन जॉर्ज उसे चाकू नहीं देती है, जिससे वो दोनों लड़ने लगते हैं। और लड़ते लड़ते जॉर्ज गलती से चाकू को टॉम के मुंह में घुसा देता है। जॉर्ज टॉम के मुंह से चाकू निकालता है और टॉम वहीं पे मर जाता है। इस दौरान केट जॉर्ज से चाकू छीन लेती है और उसकी तरफ चाकू करती है, लेकिन पीछे से आकर माइक उसके गले को पकड़ लेता है और उससे चाकू छीन लेता है। तभी जॉर्ज माइक से बोलता है कि हमें पता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, और अगर हमें पता होता कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था तो हम कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। ये सुनकर माइक शांत हो जाता है और जॉर्ज उसके हाथ से चाकू ले लेता है, लेकिन तभी केट माइक के हाथ में दांत से काट लेती है। माइक जैसे ही पीछे मुड़ता है, जॉर्ज उस चाकू को माइक के पेट में घुसा देता है। जॉर्ज फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार माइक आगे मुड़ जाता है, जिससे चाकू केट के पीठ में घुस जाता है और फिर माइक केट की पीठ को फाड़कर उसे मार देता है। फिर माइक जॉर्ज को उसे मारने को कहता है। जॉर्ज को यकीन नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है और वो वहाँ से डरकर भागने लगता है, लेकिन माइक उसके पीछे जाता है और उससे लड़ने लगता है। किसी तरह जॉर्ज उस घर से बाहर निकल आता है, लेकिन जल्द ही माइक उसे ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर जॉर्ज माइक को मारने से डर रहा था। तभी माइक उसे जमीन पर पटकता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे अभी भी नहीं मारा तब मैं तुम्हारी बेटियों को पकड़ लूंगा और उन्हें भी ऐसे ही टॉर्चर करूंगा। और वो जॉर्ज का गला दबाने लगता है। तभी जॉर्ज जमीन से चाकू उठाकर माइक पे वार कर देता है और माइक जमीन पे गिर जाता है और वो मरने लगता है। 10 साल के बाद जॉर्ज की 2 बेटियां उसी जंगल में घूमने आती है। तभी अचानक से माइक उनके सामने आ जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म हमें बताती है कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको आप परेशान कर रहे हैं उसके अंदर एक गुस्सा पलता है। और कहानी की शुरुआत एक शिप को दिखाने से हुई। ये वक्त है 1840 लंदन का। यहाँ एक लड़का जो शिप का कैप्टन है वो गाना गा रहा था। ये गाना लंदन के बारे में था। शिप में एक और आदमी है जिसका नाम स्वीनी टॉड होता है, जिस मूवी का नाम भी है और वो मेन कैरेक्टर है। शिप से उतरते हुए टॉड कैप्टन को कहता है कि अगर कभी मुझसे मिलना हो तो फ्लीट स्ट्रीट आ जाना, मैं उसी गली में ही रहता हूँ जो लंदन की मशहूर गली मानी जाती है। और शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुमने मुझे समंदर में ना देखा होता मैं तो डूबकर मर ही जाता। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल गए। टॉड एक बेकरी पर आकर एक लड़की से मिला जो बेकर है और इस बेकरी को भी चलाती है। उसकी टॉड से काफी अच्छी दोस्ती थी जिसका नाम नेविड था। वो टॉड को ऊपर कमरे में लेकर गई। टॉड ने उससे पूछा कि तुमने ये कमरा किराए पर क्यों नहीं दिया, जिस पर नेविड का जवाब था क्योंकि लोग इस कमरे को भूतिया मानते हैं। इसी के साथ ये कहानी माजी में आ गई 15 साल पहले, जब टॉड अपनी वाइफ और छोटी सी बेटी के साथ था। इस वक्त में टॉड एक काफी अच्छा बार्बर यानी नाई था। उसकी वाइफ बहुत ही प्यारी थी, उसकी सुनहरी बाल थी। ये फैमिली एक साथ बहुत खुश थी। मगर एक दिन एक जज चोरी चोरी उसकी वाइफ को देखना शुरू हो गया, क्योंकि वो उसकी खूबसूरती की वजह से टॉड की वाइफ को पसंद करने लगा था। इसलिए टॉड को रास्ते से हटाने के लिए उसे जेल में भिजवा देता है झूठा इल्जाम लगाकर, और खुद उसकी वाइफ को मुतासिर करने में लग गया ताकि वो भी उसे पसंद करने लगे। वो हर रोज घर के बाहर आकर खड़ा हो जाया करता था, रोज रोज फूल भिजवाने लगा। पर टॉड की वाइफ कभी भी उन फूलों को कबूल नहीं करती। मगर एक दिन वो अपने सर्वेंट यानी नौकर की मदद से जबरदस्ती उसे अपने घर की एक पार्टी में बुला लेता है, जिस चीज का फायदा उठाकर वो टॉड की वाइफ के साथ बहुत गलत कर देता है। इस बात से वो बेचारी इतनी दुखी थी कि खुद को खत्म करने का फैसला करती है। उसने जहर खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद जज ने उसकी बेटी को अपने पास रखी। अब कहानी 15 साल वाले सीन से निकलकर वापस मौजूदा वक्त में आ गई, जहाँ 15 साल के बाद टॉड जेल से छूट गया। वो जब आ रहा था तो डूबने की वजह से मरने वाला था, पर कैप्टन ने उसकी जान बचा ली और अब वो यहाँ अपने दोस्त नेविड के पास आ गया। अभी तक उसे लग रहा था कि मेरी वाइफ और बेटी जिंदा होगी, पर जब उसे नेविड से पता चला कि मेरी वाइफ की मौत हो गई तो वो और दुखी हो गया। साथ ही उसे जज पर काफी गुस्सा भी आया और अब वो उसे बदला लेने का फैसला करता है। नेविड को उसकी वाइफ के बारे में इसीलिए पता था क्योंकि वो 15 साल पहले से टॉड और उसकी वाइफ को जानती थी। यहाँ वो टॉड को उसकी उस तरह वाला बॉक्स देती है जिससे उसने कब से छुपा के अपने पास रखा हुआ था। उस तरह इन्हें जिससे नाई शीट बनाते हैं, और ये सारी उस तरह सिल्वर की थी तो चमकदार होने की वजह से काफी खूबसूरत लग रही थी। अपने उस तरह वापस लेते ही टॉड अलग अलग एक्शंस करने लगता है, क्योंकि आज वो दोबारा से स्वीनी टॉड द बार्बर मुकम्मल हो गया था। अब हम फिर से शिप के कैप्टन को देखते हैं। वो जब लंदन की एक गली से गुजर रहा था तो एक लड़की की प्यारी सी आवाज को सुनता है जो गाना गा रही थी। गाना उसे बहुत पसंद आया और जब उसने लड़की को देखा तो वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखते ही पहली नजर में कैप्टन को उससे प्यार हो गया। तभी कैप्टन के पास एक भिखारन आई। जब कैप्टन ने उसे पैसे दिए तो वो बताने लगी कि ये जिस लड़की को आप देख रहे हैं ये यहाँ के जज के पास रहती है, पर उसकी बेटी नहीं है, जिसका मतलब था कि ये टॉड की बेटी है, जिसे बचपन में ही जज ने ले किया था और अब वो हमेशा उसे कमरे में बंद रखता है। अब जज ने देख लिया था कि कैप्टन बड़ी गौर से टॉड की बेटी को देख रहा है। उसे गुस्सा आया, इसीलिए उसने कैप्टन को बहाने से अपने सर्वेंट के जरिए घर बुलाया, उसे पकड़ लिया और बहुत मारा। फिर उसे धमकाया कि अब तो तुमने उसे घूर घूर कर देख लिया, पर आइंदा की बात उसे देखना तो दूर की बात है, इस गली में भी ना भटकना। रो रहा उसे
वरना अच्छा नहीं होगा। अब जज को सुकून नहीं आया तो कैप्टन को अपने सर्वेंट के हवाले कर देता है, जहाँ उसने भी खूब कसर पूरी की। कैप्टन को बहुत मारा और फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन टॉड और लेविट एक पार्टी में गई जो एक मार्केट में चल रही थी। यहाँ एक सीनियर बार्बर यानी नाई खुद को लंदन का सबसे बेहतरीन बार्बर बता रहा था, जो सुनकर टॉड उसके पास गया। उसने सीनियर बार्बर को चैलेंज किया कि मेरे साथ शर्त लगाओ, देखते हैं सबसे पहले कौन नीट क्लीन और जल्दी शेव करता है। टॉड यहाँ जज के सर्वेंट को बुलाता है, उस पर शेव करके सबको दिखाने के लिए। 15 सालों में क्योंकि वो काफी बदल गया था तो जज का सर्वेंट उसे नहीं पहचान पाता। कुछ ही सेकंड्स में टॉड बहुत अच्छी क्लीन शेव करके सीनियर बार्बर को हरा देता है। शर्ट $5 पर लगी थी, इसलिए ना चाहते हुए सीनियर बार्बर को $5 टॉड को देने ही पड़ते हैं। अब टॉड को अपना बदला चाहिए था जज से, इसीलिए वो जज के सर्वेंट से बात करने की कोशिश करता है, उसकी तवज्जो हासिल करना चाहता था। उसमें सर्वेंट भी कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा और हाँ, अगले हफ्ते मैं तुम्हारे सैलून में जरूर आऊंगा। शर्त आने पर सीनियर बार्बर अपना सारा गुस्सा अपने साथ काम करने वाले लड़के पर निकाल देता है, जो बेचारा छोटा बच्चा था। अगले दिन कैप्टन दोबारा टॉड की बेटी के कमरे के बाहर आया। टॉड की बेटी भी उसे पसंद करने लगी थी, वो भी यहाँ से आजाद होना चाहती थी, इसीलिए अपने कमरे की चाबी वो बाहर फेंक देती है कैप्टन को देने के लिए। पर ये सब कुछ जज चुपके से देख चुका था। अब कैप्टन भागकर टॉड के पास आया, कहने लगा कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ जो जज के घर पे रहती है। हमारी शादी ऐसी नहीं हो सकती, तो क्या मैं उसे भगाकर यहाँ आपके घर में ले आऊँ, क्योंकि मैं आपसे मिलने ही यहाँ आया हूँ और लंदन में आपके अलावा किसी को भी नहीं जानता। जिस पर टॉड मान गया, क्योंकि वो जानता था कि जज के घर में रह रही वो लड़की मेरी ही बेटी है। उसके जाने के बाद यहाँ सीनियर बार्बर आया अपने साथी उसे छोटे लड़की के साथ। यहाँ लेविट बच्चे को नीचे ही रोक लेती है, जबकि सीनियर बार्बर ऊपर चला जाता है टॉड से मिलने के लिए। आखिर वो उसे कहता है कि टॉड, तुम जितना भी कमा रही हो मुझे उसमें से आधा हिस्सा चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जान लिया हूँ। ये तुम 15 साल पहले वाली बार्बर टॉड हो, है ना? वो दरअसल यहाँ उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि आधा हिस्सा दोगे मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊंगा। जिस पर टॉड को बहुत गुस्सा आया, उसने वहाँ पड़ा एक बर्तन उठाकर सीनियर बार्बर पर हमला कर दिया, फिर कई बार वार करके उसे जान से ही मार दिया। थोड़ी देर बाद यहाँ लेविट आई, वो भी जान चुकी थी कि सीनियर बार्बर को टॉड ने मार दिया। वो उसकी लाश के पास जाकर उसका पर्स निकाल लेती है और फिलहाल लाश को छुपाने के लिए वो उसे वहाँ पड़े एक बॉक्स में रख देती है। थोड़ी देर बाद यहाँ जज आया, क्योंकि उसके सर्वेंट ने ही उसे बताया था कि टॉड एक बहुत अच्छा बार्बर है, मैं भी उसके पास जाऊंगा। इसलिए जज अपने शेव बनाने के लिए यहाँ आया था। टॉड जिसके पास सारा सामान था और ये जगह जहाँ पहले उसका सैलून हुआ करता था यही रहता भी था, दोबारा इस जगह को सैलून बना लेता है। अब जज आज ही शेव बनवाने इसीलिए आया था ताकि वो शेव बनवाकर अच्छा दिखे, वो टॉड की बेटी को मुतासिर कर ले और फिर उससे शादी का पूछे। ये घटिया आइडिया उसे सर्वेंट ने ही दिया था। टॉड शेव करते करते उसरा उसकी गर्दन के बहुत ही पास ले आया था, क्योंकि वो इस मौके की तलाश में कब से था कि जज को मारकर अपना बदला ले सकूं। इससे पहले वो जज का गला काटता यहाँ कैप्टन आ जाता है। सीधे जज को बहुत गुस्सा आया, वो पूरी शेव करवाए बगैर ही यहाँ से जाने लगता है। टॉड को कहता है कि तुम्हारा ताल्लुक क्योंकि इस कैप्टन से है, तो आइंदा के बाद मैं तुम्हारी सैलून में कभी नहीं आऊंगा। इस बात से टॉड को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जज तकरीबन उसके हाथ लग ही चुका था, पर वेल टाइम पर कैप्टन ने यहाँ आकर काम खराब कर दिया। तो गुस्से में डांट कर वो कैप्टन को भी यहाँ से भेज देता है। तब उसे रिलैक्स करने, गुस्सा ठंडा करने यहाँ लेविट आई। वो टॉड को कहती है, अच्छा गुस्सा थूक दो, ये बताओ कि सीनियर बार्बर की लाश का क्या करें, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, जज को कैसे मारी कुछ सोचो। जिसके बाद उन्हें एक ख्याल आया, वो प्लान बनाते हैं, जो प्लान फिलहाल तो हमें बताया नहीं जाता, पर बहुत ही खतरनाक प्लान था उनका, जिस बारे में हमें बहुत जल्द पता लग जाएगा। जज देखता है कि टॉड की बेटी घर से भागने की कोशिश कर रही है। ये देख उसे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो उसे एक पागल खाने में भिजवा देता है, मगर उसे ले जाते हुए कैप्टन देख चुका था। अब टॉड प्लान के मुताबिक अपनी चेयर को काट कर उसके कई सारे टुकड़े करके एक चेयर मशीन में बदल रहा था। ये एक ऐसी मशीन थी कि जो भी इसके साथ लगी चेयर कुर्सी पर आकर बैठेगा तो तभी टॉड बटन दबा देगा, जिसके बाद वो आदमी पीछे की तरफ होकर सीधा नीचे चला जाएगा। ये आइडिया दरअसल लोगों को पकड़ने का था, जिस मकसद के लिए टॉड ने फर्श पर एक ट्रैप डोर भी बनाया हुआ था, यानी अपने जाल में फंसाकर नीचे भेजने वाला दरवाजा। बटन की दबाते ही दरवाजा खुलेगा और आदमी ट्रैप डोर से होता हुआ सीधा नीचे अंडरग्राउंड जगह पर आकर गिर जाएगा। अब टॉड का सैलून चल पड़ा था। हर रोज बहुत सारे कस्टमर सैलून पर आने लगे, जिन सभी का गला काट कर टॉड उन्हें मार दिया करता था, फिर उनकी लाशों को ट्रैप डोर के जरिए नीचे फेंक देता था। उन लाशों के साथ वो क्या करता था ये जानकर वो आपके होश उड़ जाएंगे। हर रोज एक एक करके वो बहुत से लोगों को मौत की घाट उतार चुका था, क्योंकि बदले की आग में अब वो एक मासूम इंसान से घटिया पागल खूनी बन चुका था, जो सभी मासूम बेकसूर लोगों की जान ले रहा था। उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था। लेविट ने सीनियर बार्बर के साथ वाले बच्चे को अपने साथ काम पर रख लिया था। अब उनकी बेकरी भी बहुत अच्छी चलने लगी थी, क्योंकि अब लेविट ने अपनी बेकरी में गोश्त की एक डिश बनाकर बेचना शुरू कर दी थी, जो सबको बहुत पसंद थी। लेकिन बेकरी की जो चिमनी थी वहाँ से हमेशा अजीब तरह की स्मेल आती रहती थी, जिससे वो बेकारन हर रोज आकर नोटिस करती थी। इस बारे में उसने लेविट के साथ साथ और लोगों को भी बताया, पर किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेविट तो अब उसे अपनी बेकरी के आसपास भी भटकने नहीं दिया करती थी, हालांकि वो बेचारी हर बार अंदर आने की कोशिश करती है। अगले दिन कैप्टन टॉड के पास आकर बताता है कि जज ने उस लड़की को पागल खाने भिजवा दिया है। अब बताएं मैं क्या करूं, कैसे मिलो उसे। इस पर टॉड उसे आइडिया देता है कि तुम वहाँ एक विग बनाने वाली बनकर जाओ, वहाँ जाकर कहो कि मैंने विग बनाने के लिए एक लड़की के बाल ले लिए और फिर तुम उसके पास चले जाना। तो कैप्टन ने ऐसे ही किया। उसे ढूंढकर जब उसके पास पहुँचा तो कैप्टन गार्ड को गन दिखाकर लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब टॉड जज को खत लिखता है, जिसमें वो बता रहा था कि वो लड़की जो तुम्हारे पास रह रही थी वो पागल खाने से भागकर नई सैलून आ रही है। अब ऐसा टॉड ने इसलिए किया था ताकि वो फंसाकर दोबारा जज को अपने सैलून बुलाए और फिर उसे मार दे।
लेविट के पास वो बच्चा आया जिसे टॉड पर शक हो रहा था कि जरूर वो कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है, पर लेविट उसे समझाकर एक पर्स से सिक्का निकाल कर दे दिए। पर्स को देखकर बच्चे ने पहचान लिया कि ये तो मेरे साथी सीनियर बार्बर का पर्स है, जिससे वो समझ गया कि अगर उसका पर्स इधर है तो जरूर टॉड ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया होगा। अब क्योंकि बच्चे को शक हो गया था, इसलिए लेविट उसे ले जाकर भट्टी में बंद कर देती है। अब जज का सर्वेंट टॉड के पास आया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी कि इनकी बेकरी की चिमनी से अजीब स्मेल आती है, तो सर्वेंट चेक करना चाहता था कि आखिर मामला क्या है। इस पर टॉड हंसकर कहने लगा कि भट्टी आप चेक कर लेना, मेरे शेव तो बनवानी काफी बड़ी हो गई है। इस पर सर्वेंट मान गया और टॉड हर किसी की तरह उसका भी गला काट कर मार देता है। उसकी लाश अंडरग्राउंड जगह उस भट्टी में आकर गिरती है जहाँ बच्चे को बंद किया गया था। इसे देख बच्चा बहुत डर गया और जब उसने आसपास देखा तो वहाँ का भयानक नजारा देखकर तो वो दंग रह गया, उसकी होश उड़ गई। दरअसल लोगों की लाशों को पिघलाकर यहाँ उनके गोश्त का कीमा बनाया जा रहा था, जिसका मतलब था कि लेविट गोश्त की जो डिश बना रही थी अपनी बेकरी में, वो इंसानों का गोश्त था जो सबको खिला रही थी। ये देख बच्चे की हालत खराब हो गई, वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा पर सारे दरवाजे बंद थे। कुछ ही देर में यहाँ टॉड और लेविट आए बच्चे को मारने के लिए। उन्होंने बच्चे को हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला क्योंकि वो छुप गया था। अब कैप्टन टॉड की बेटी को भगाकर टॉड के सैलून में ले आया। वो लड़की को वहीं छोड़कर टॉड को ढूंढने के लिए जाने लगता है क्योंकि इस वक्त वो अपने सैलून में नहीं था। उसके जाने के बाद टॉड की बेटी को महसूस हुआ जैसे यहाँ कोई आ रहा है, तो वो जल्दी से वहाँ पड़े एक बॉक्स में बैठकर खुद को छुपा लेती है। यहाँ दरअसल वो भिखारन आई थी जिसके पीछे पीछे टॉड भी आ गया। इससे पहले वो कुछ बोलती टॉड को महसूस हुआ जैसे जज यहाँ आ रहा है, यानी कि मेरा प्लान कामयाब रहा है। तो अगले ही सेकंड्स में वो भिखारन को भी जान से मार डालता है और ट्रैप डोर के जरिए नीचे फेंक देता है। तभी जज अंदर आ गया। टॉड गाना गाकर उसके शेव बनाना शुरू करता है। इस गाने में टॉड अपनी और अपनी वाइफ की बात कर रहा था, जो सुनकर जज को पता लग गया था कि असल में स्वीनी टॉड ही 15 साल पहले वाला बार्बर टॉड है। उसके टॉड को पहचानते ही मौका गवाए बगैर वो जज पर हमला कर देता है। उस तरह से बहुत बार वार करके वो जज को भी जान से मार डालता है और उसका सारा खून टॉड के मुंह पर गिर गया था। वो फिर जज की लाश को भी ट्रैप डोर के जरिए नीचे फेंक देता है। वो आज बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा था क्योंकि आज उसका बदला जो पूरा हो गया था। यहाँ उसे महसूस हुआ कि बॉक्स में कोई है। उसने बॉक्स खोलकर जब देखा तो अंदर जज के साथ वाली लड़की थी, यानी उसकी अपनी बेटी। अब आज तक टॉड को सिर्फ इतना ही पता था कि मेरी एक बेटी है, लेकिन क्योंकि टॉड ने उसे कभी देखा नहीं था तो अपने सामने आज वो अपनी बेटी को नहीं पहचानता और बस उसे मारने ही वाला था कि तभी उसे लेविट के चिल्लाने की आवाज आई। तो अपनी बेटी को वहीं छोड़कर वो लेविट के पास अंडरग्राउंड भट्टी में चला जाता है। लेविट असल में इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि जज में अभी थोड़ी बहुत जान बाकी थी और उसने लेविट का पैर पकड़ लिया था। यहाँ आकर टॉड ने जज को पूरी तरह खत्म कर दिया और अब जब ये दोनों सारी लाशों को ठिकाने लगाने वाले थे कि तभी टॉड की नजर भिखारन पर जाती है जिसके गोल्डन सुनहरी बाल थे। दरअसल आज से पहले भिखारन हमेशा अपने सर को ढक कर रखती थी, लेकिन आज क्योंकि पहली बार टॉड उसके बाल दिख रहा था तो काफी हैरान था क्योंकि भिखारन के बाल बिल्कुल उसकी वाइफ जैसी थी। फिर गौर करने पर टॉड ये जानकर काफी हैरान हुआ कि ये तो मेरी वाइफ ही है। जो जानते ही वो टूट गया। उसे बहुत दुख हुआ कि आज अनजाने में मैंने अपनी वाइफ की जान ले ली, जिसके लिए मैंने जज से बदला लेना चाहा और ऐसे मैंने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। वो फिर लेविट से पूछता है कि सच बताओ, तुम जानती थी ना कि मेरी वाइफ जिंदा है और यही है? बताओ, तुम्हें पता था ना कि जहर खाने के बाद भी वो बच गई? इस पर वो कहने लगी कि हाँ मैं जानती थी कि ये जिंदा है क्योंकि जब इसने जहर खाया था तो ये फौरन नहीं मरी थी। इसे फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया था जहाँ इसका इलाज हुआ और ये बच गई। लेकिन क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी थी तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम वापस अपनी वाइफ के पास ले जाओ, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुमसे असलियत छुपा कर रखी। ये जानकर टॉड को बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो लेविट को उठाकर जलती हुई भट्टी में फेंक देता है। वो पूरी जल गई और यहाँ उसकी भी मौत हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ का सर गोद में रखकर बहुत रो रहा होता है कि तभी वहाँ नीचे जमीन से निकलकर वो बच्चा बाहर आता है। यहाँ जमीन पर टॉड का उसरा भी पड़ा हुआ था। बच्चा उसरे को उठाकर टॉड का गला काट देता है और इस तरह उसका भी खात्मा हो गया। इसी हालत में जब उसने अपनी वाइफ का सर गोद में रखा हुआ था। अब कहानी में हमने देखा कि हर कोई अपना मकसद पूरा करने के चक्कर में बुराई के रास्ते पर चल पड़ा, सिवाय कैप्टन और टॉड की बेटी के, जब तो वो जिंदा रह गए। जबकि जिन लोगों ने गलत रास्ता चुना वो मारे गए। जैसे कि टॉड ने अपना बदला लेने का सोचा, जिस चक्कर में उसने बहुत सारे मासूम और बेकसूर लोगों की जान ले ली। बात करें लेविट की, अपना प्यार ने टॉड को हासिल करने के लिए वो खुद गर्ल्स बन गई। उसने असलियत छुपाई। कर दी। तो इस फिल्म के शुरू होते ही सन 1953 से हमें एक घर दिखाया जाता है और ये घर था एलिस का, यानी कि मेरा। तो इस फिल्म में आपको एलिस का कैरेक्टर मैं खुद को बताऊंगी। एलिस यानी कि मैं अपने मॉम डैड के साथ इस घर में रहा करती थी। मेरे अंदर ऐसी पावर्स थी जिससे मैं आत्माओं को देख सकती थी। एक दिन मैं अपने भाई के साथ अपने कमरे में गई जहाँ पर हमारे खिलौने बिखरे हुए थे। मैंने अपनी मॉम को बताया कि ये सारे काम वही बच्चे की आत्मा करती है जो हमारे घर में रहती है। मेरी मॉम जानती थी कि मेरे अंदर एक खास पावर, एक ताकत है, मगर मेरे डैड मेरी किसी बात पर कभी यकीन नहीं करते थे। वो समझते थे कि मैं बस डराने के लिए सबको झूठ बोल रही हूँ। मेरे भाई ने मेरी मॉम को कहा मुझे रात को डर लगता है, तो मेरी
मॉम ने मेरे भाई को एक सीटी दी और ये कहा कि जब भी तुम्हें डर लगे तुम ये सीटी बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब मैं और मेरा भाई सो रहे थे तभी हमारे कमरे में उसी बच्चे की आत्मा आई जो हमेशा हमारे खिलौने बखेर दिया करती थी। उसे मेरे भाई ने देख लिया। मेरी मॉम जो उसे सीटी देकर गई थी उसे बहुत ढूंढता रहा मगर उसे कहीं पर भी न मिली। वो घर से चिल्लाने लगा था। उसकी आवाज सुनने के बाद मेरे डैड वहाँ पर आ गए और मुझसे पूछा क्या तुमने फिर से कोई आत्मा देखी है, जिस पर मैंने हाँ बोला। तब मेरे डैड मुझे नीचे ले गए और बहुत मारा। बेसमेंट में बंद कर दिया था क्योंकि वो मेरे बारे में ये जानती थी कि मैं जानबूझकर ये सब कुछ करती हूँ, मैं लोगों को डराती हूँ। क्योंकि मेरे डैड मेरी इन हरकतों की वजह से तंग आ चुके थे कि मुझे भूत प्रेत आत्माएं नजर आती हैं। तभी अचानक से वहाँ पर बेसमेंट की लाइट बंद हो गई और तभी मुझे वहाँ से एक आवाज आई जो मुझसे कह रही थी कि अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें ये दरवाजा खोलना होगा। दूर एक दरवाजे से जो बेसमेंट में बना हुआ था उसके सुराख से रोशनी बाहर आ रही थी और ये आवाज भी मुझे वहीं से आई। वहाँ पर उस दरवाजे की चाबी भी थी। मैंने उस दरवाजे को खोल दिया जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उस दरवाजे से एक शैतानी आत्मा बाहर आई और उसने मुझ पर अपना कंट्रोल कर लिया और उस चीज ने वहीं पर मेरी मॉम को भी मार दिया। जिसके बाद वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी हो गई और अपनी मॉम की मौत का कसूरवार खुद को समझती थी। एक दिन मैंने अपने घर पर एक लड़की को देखा जो बहुत अजीब हुलिये में थी। मतलब वो एक आत्मा थी जो बस मुझे ही नजर आ रही थी। मैंने इस बारे में अपने डैड को बताना चाहा मगर हमेशा की तरह उन्होंने मुझ पर यकीन ही नहीं किया और मुझ पर हाथ उठाने लगे। तो मैंने भी अपने डैड का मुकाबला किया और फिर मैंने अपने घर से जाने का फैसला कर लिया था। मैंने हमेशा के लिए अपने डैड और भाई को छोड़कर अपने घर से भाग गई। इसके बाद कहानी आती है 2010 में। फिर थोड़ा सा बड़े होने के बाद मैं अपने 2 साथियों के साथ रहने लगी और मैं उन लोगों की मदद किया करती थी जो भूत आत्माओं से तंग थे, जिनके घर पर बुरी आत्माओं का राज होता था। आज मुझे मैक्सिको से एक आदमी की कॉल आई जिसने मुझे बताया मेरे घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। जब मैं अपने 2 साथियों को लेकर उस घर में गई तो मैं उस घर को देखकर हैरान हो गई। ये वही घर था जहाँ पर मैं बचपन में अपने मॉम डैड और छोटे भाई के साथ रहा करती थी। फिर मैंने उस घर की छानबीन शुरू की। मुझे वहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसी मिली जो मेरे बचपन से जुड़ी हुई थी क्योंकि कई सालों से उस जगह पर कोई नहीं गया था। वहीं पर मुझे वो सीटी भी मिली जो बचपन में मेरी मॉम ने मेरे भाई को दी थी ताकि जब भी उसे डर लगे तो वो सीटी बजाकर मेरी मॉम को बुला ले। पर आखिरी बार जब हमने उस आत्मा को देखा था तो हमें ये सीटी कहीं नहीं मिली। अब मैंने उस सीटी की तस्वीर को ले लिया था। तभी वहाँ पर किसी आत्मा ने मुझ पर हमला किया और सीटी को मुझसे छीन लिया। फिर अगली सुबह छानबीन करने मैं एक कैफे में गई जहाँ पर मुझे 2 लड़कियाँ भी मिली। मैं उनसे कुछ बात कर पाती तभी वहाँ पर एक आदमी आ गया जो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। मेरा भाई मुझसे बहुत नाराज था क्योंकि मैंने उसे अपने डैड के पास अकेला छोड़ दिया था जो उसके साथ भी ठीक तरीके से नहीं रहते थे। मेरे भाई ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और फिर वहाँ से चला गया। मुझे जो लड़कियाँ मिली थी वो मेरे भाई की बेटियाँ थी। मैंने अब उस सीटी की तस्वीर को अपने भाई की बेटी को दे दिया और कहा इसे अपने डैड को दे देना। उसी रात में अपने घर वापिस आई जहाँ पर मैं छानबीन करने आई थी और जो मेरे बचपन का घर भी था वहाँ पर मुझे फिर से सीटी की आवाज आई। वो आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी मगर जब मैंने पास जाकर देखा तो वो कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा था। मैंने अपने डैड की रखी हुई चाबियों से जब उस दरवाजे को खोला तो वो सीटी मुझे जमीन पर गिरी हुई मिली। साथ ही मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा जो एक इंसान थी। दरअसल जो आत्मा मुझे इस घर तक लेकर आई थी वो अच्छी आत्मा थी जो इस लड़की की मदद करना चाहती थी। तभी यहाँ पर कोई आदमी आ जाता है जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया था जो अब इस घर का असल मालिक था पर उसके हाथ में गन थी। उसी ने इस लड़की को यहाँ पर कैद किया हुआ था। दरअसल बचपन में जो मैंने दरवाजा खोला था उसी में से जो शैतानी आत्मा बाहर निकली थी जिसने मेरी मॉम पर भी हमला करके उन्हें मार दिया। अब उस आत्मा ने इस मालिक मकान पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था और उसी ने इस लड़की को कैद भी किया हुआ था। अब खैर वो मालिक मकान हमें कुछ कहता तभी मेरे एक साथी ने आकर उस पर हमला कर दिया जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो मुझे पूछताछ से पता चला कि वो लड़की जो मुझे बेसमेंट में मिली थी उसको पुलिस 4 महीने से ढूंढ रही थी। उधर घर भी भाई भी अपनी 2 बेटियों के साथ आता है जिस घर में वो बचपन में रहा करता था और ये वही घर था जहाँ पर हर वक्त खौफनाक चीजें हुआ करती थी। वहाँ पर मेरा भाई दरअसल वही सीटी लेने आया था जो हमारी मॉम की आखिरी निशानी थी मगर गलती से मेरे भाई की बड़ी बेटी बेसमेंट में चली गई और उस पर भी उस बुरी आत्मा ने हमला कर दिया। उसने मेरे भाई की बेटी को आत्माओं की दुनिया में कैद कर दिया जिससे असल दुनिया में वो कोमा में चली गई। अब मैं अपने भाई की बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब जब मैंने छानबीन की तो मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई। मुझे यहाँ पर पता चला आज से कुछ साल पहले जब मैंने बचपन में दरवाजा खोला था जिसमें से बुरी आत्मा आजाद हुई जो दूसरी दुनिया से आई थी। उसने मेरी मॉम को मारने के बाद मेरे डैड पर अपना कंट्रोल कर लिया जिसके बाद मेरे डैड बुरे काम करने लगे। वो लड़कियों को पकड़कर उन्हें कैद कर देते और फिर मार देते थे। आखिरी बार मैंने अपने घर को छोड़ने से पहले जिस लड़की को अपने घर पर देखा था वो कोई आत्मा नहीं थी
बल्कि एक लड़की थी, एक इंसान जिसको मेरे डैड ने ही कैद किया हुआ था। अब सब कुछ सच जानने के बाद मुझे अपने भाई की बेटी को हर हाल में बचाना था और दूसरी दुनिया से वापस लाना चाहती थी। अब खैर मैंने जब छानबीन शुरू की तो मुझे एक संदूक मिला। जैसे ही मैंने उसे खोला, बहुत अजीब था। वो बुरी आत्मा जो दूसरी दुनिया से आई थी, उसने मेरे गले को पकड़ लिया और मेरी भी आत्मा को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले गई। फिर मैंने उस दुनिया में अपना बचपन देखा। छोटी एलिस ने मुझे बताया कि वो आत्मा जो हमारी दुनिया में है उसे की फेस कहा जाता है, जिसके पास हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया की चाबियां हैं। तभी वो आत्मा पीछे से मेरे पास आई और उसने मेरा गला पकड़ लिया, जिसके बाद असल दुनिया में मैं भी कोमा में चली गई। वहीं पर मेरे भाई की दूसरी बेटी, जो कि अपने बारे में अपने डैड को ये कहती है कि उसके अंदर भी मेरे जैसी ताकतें थी, वो आत्माओं को देख सकती थी, वो सीधा आत्माओं की दुनिया में जा सकती थी। इसीलिए अब वो मुझे बचाने और अपनी बहन को बचाने दूसरी दुनिया में आ गई थी। उसे वहीं पर उस लड़की की आत्मा मिलती है, जिसको आखिरी बार मैंने अपने घर पर देखा था। वो उसे रोशनी देती है और ये कहती है कि तुम्हें उस दीवार के पार जाना है। उस दरवाजे के पार आ गई थी जहाँ पर बहुत सारे जेल बने हुए थे। उसी एक जेल में उस आत्मा ने मुझे भी कैद किया हुआ था। वहीं पर मैंने देखा एक जेल में से मेरे डैड बाहर आते हैं और उसे की फेस आत्मा ने मेरे जेल को भी खोल दिया और मुझे ये कहा, जाओ अपने बचपन का बदला लो अपने डैड से, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा से बुरा सलूक किया करते थे। मुझे गुस्सा आ गया और यहाँ पर मैंने यानी कि एलिस ने अपने डैड को ऐसे मारा जैसे वो मुझे बचपन में मारा करते थे। पर जब मैं ऐसा कर रही थी तो की फेस आत्मा को ताकत मिल रही थी, क्योंकि जब जब इंसानों के बीच नफरत बढ़ती है तो उसे की फेस आत्मा यानी उस शैतान को ताकत मिला करती थी। और जब मेरे भाई की बेटी यहाँ पर आई तो उसने मुझे मेरे डैड को मारने से रोका और मेरे स्टिक को भी लेकर तोड़ दिया, जिससे मैं अपने डैड को मार रही थी। मैंने देखा कि की फेस ने मेरे भाई की बेटियों की आत्माओं को कैद किया हुआ है। मैंने उससे यहाँ पर एक सौदा किया कि वो मेरे भाई की बेटियों को छोड़ दे और मुझे मारकर यहाँ पर मेरी आत्मा को कैद कर ले। ये सुनकर वो की फेस शैतानी आत्मा मुझे मारने लगी और साथ ही साथ मेरे भाई की बेटी को भी मार रही थी, जिसे उसने पहले पकड़ा था। उधर असल दुनिया में उसका जिस्म भी खत्म हो रहा था। तभी उस दुनिया में जहाँ पर मैं कैद थी, मेरे डैड ने उस की फेस पर हमला किया तो उसने उनकी आत्मा को भी खत्म कर दिया और फिर जिसके बाद उसने मेरे गले में अपनी उंगलियां डाल दी। पर तभी मेरे भाई की छोटी बेटी ने मुझ तक वो सीडी फेंकी जो मुझे बचपन में मेरी मॉम ने दी थी। जब मैंने उस सीडी को बजाया तो वहाँ पर मेरी मॉम आ गयी। उन्होंने उस की फेस शैतानी आत्मा को खत्म कर दिया। अब मैं अपने भाई की बेटी की आत्मा को उसके जिस्म तक पहुँचाना चाहती थी, मगर हमें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मुझे एक दरवाजा मिला जिसकी चाबियां भी मेरे पास थी। जब मैंने उसे खोला, उसके अंदर जाकर मुझे अपने भाई की बड़ी बेटी का जिस्म नजर आया, जिसके बाद मैंने उसकी आत्मा को उसके अंदर भेज दिया। उससे हुआ ये, उसे असल दुनिया में भी होश आ गया। फिर मेरी मॉम ने मुझसे कहा, कभी भी अपने आप को मेरी मौत का कसूरवार मत समझना, और ये कहकर वो आत्माओं की दुनिया में चली गई। जिसके बाद मुझे और मेरे भाई की छोटी बेटी को भी असल दुनिया में होश आ गया, पर हम बहुत जख्मी थे। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर मेरा भाई भी था। मैंने उसे वो सीडी दी जो हमारी मॉम ने हमें बचपन में दी थी। हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए और अपनी मॉम को याद करने लगे। जिसके बाद एक रात जब मैं सो रही थी तो मुझे एक ख्वाब आया, जिसमें मैंने एक घर में छोटे बच्चे को देखा जो अपने बेड पर सो रहा था। तभी उसकी खिड़की पर उसने एक लाल चेहरे को देखा, जिसको मैं भी सपने में देखकर डर गई और मेरी आँख खुल गई। तभी मुझे एक कॉल आई जो उसी बच्चे की मॉम की थी। उनका बेटा कोमा में जा चुका था और ये बात अब मैं खुद भी जानती थी, क्योंकि बचपन में उस बच्चे के डैड ने मेरी मदद की थी, मुझे आत्माओं से बचाया था और अब उसे बचाने की मेरी बारी थी। क्या पता उसकी आत्मा भी दूसरी दुनिया में कैद हो गई हो। क्या मैं इस बात का पता चला पाऊंगी? क्या राज होगा इस कहानी के पीछे? तो इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक जेल से, जिसके अंदर एक कैदी को जंजीरों में जकड़ा दिखाया है और फिर जेल के सिपाही वहां आकर जेल खोलते हैं और इस कैदी को घसीटते हुए जेल के ऊपर एक बालकनी में ले जाते हैं, जहां इस शहर के लोग चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं। लोग गुस्से से इस आदमी को देखकर कातिल, खूनी, दरिंदा कहते हुए नजर आते हैं और जेलर एक गार्ड को सजा का ऐलान पढ़ने को कहता है। गार्ड भीड़ के सामने कहता है कि कोर्ट ने 2 दिन बाद इस कैदी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद इसको सूली पर लटकाकर इसके हाथ पांव तोड़ देंगे। और ये सुनकर लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब आखिर ये कैदी है कौन, देखते हैं। अब कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जहां हम पेरिस के फिश मार्केट को देखते हैं, जो शहर की सबसे बदबूदार जगह थी। लोग मछली और गोश्त बेचकर अपना गुजारा करते। यहाँ हम एक मछली बेचने वाली औरत को देखते हैं जिसका बच्चा पैदा होता है और वो मरा हुआ होता है, और इस औरत के पहले भी 4 बच्चे ऐसे पैदा हो चुके थे और वो बच्चे को पाँव मारकर इसे सड़ी हुई मछलियों के साथ नदी में फेंक देती है। लेकिन इस दफ़ा इसने जिंदा बच्चा पैदा किया था और वो उसे भी फेंक देती है, यही समझकर कि वो भी मरा हुआ है। अब वहाँ पड़ी बदबूदार मछलियों की बू सूंघकर वो रो पड़ता है और वहाँ खड़े लोग इस बच्चे को देख लेते हैं और इसकी माँ को बुरा भला कहते हैं। ये बच्चा वही कैदी था जिससे सज़ा का हुक्म हुआ था।
इस कैदी का नाम जॉन था। इसके पास दो खसूसियत थी। एक ये कि इसकी नाक ऐसी थी जो सूंघने का काम बहुत अच्छा सर अंजाम देती थी, और दूसरा ये कि जब भी कोई उसे खुद से दूर करता, इस शख्स की किसी न किसी तरह से मौत हो जाती। जैसे कि इसकी माँ जो इसे पैदा करते ही फेंक देती है, इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है, और जॉन को एक मैडम गिलाट होती है, इसके यतीम खाने में भेज दिया जाता है, जो सिर्फ पैसे के लिए बच्चों को पालती थी। लेकिन यतीम खाने में कुछ बच्चों को डर होता है कि इनकी जगह ना छिन जाए। वो जॉन को मारते हैं, लेकिन गिलाट दरमियान में आकर इन्हें बचा लेती है और इन बच्चों को मारती है। और यतीम खाने में कुछ मुश्किल हालात देखने के बाद जॉन 5 साल तक बोल नहीं पाता, मगर वो सूंघ कर हर चीज़ का पता लगा लिया करता है। अब 13 साल की उम्र में यतीम खाने में जगह न होने की वजह से गिलाट इसे जानवरों की खाले लेने वाले आदमी को बेच देती है। जैसे ही जॉन वहाँ से जाता है, कुछ चोर गिलाट को मारकर इसके सारे पैसे चुरा लेते हैं। अब वो शख्स जिसको जॉन बेचा गया होता है, वो जॉन से बहुत सख्त काम लेता है और वो इसे एक दफ़ा शहर भी ले जाता है, जहाँ जॉन पहली दफ़ा बदबू के अलावा भी कुछ अच्छी दुनिया और खुशबू का मज़ा लेता है। जॉन सामान छोड़ने के बाद एक दुकान को देखता है जो परफ्यूम शॉप होती है, और वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो एक दुकानदार को एक परफ्यूम उठाए देखता है जो बहुत ही फेमस परफ्यूम था, और इसी दौरान इसे एक और खुशबू का एहसास भी होता है जो एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। वो इसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो लड़की इसे भूखा समझकर कुछ फल देती है और वो इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और भाग जाती है। अब जॉन अपनी सूंघने की एबिलिटी से इसे ढूंढ लेता है और इसके पीछे जाकर बैठ जाता है। लड़की को लगता है कि कोई है इसके पीछे और वो डर के मारे चीखती है, तो जॉन उसका मुंह दबा लेता है और लोगों के डर से दबाए रखता है कि लोग इकट्ठे ना हो जाएं। और जैसे ही लोग जाते हैं और वो लड़की के मुंह से हाथ हटाता है तो वो मर जाती है और इसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और जॉन हैरान रह जाता है कि खुशबू कहाँ गई। अब एक और कैरेक्टर की बात करते हैं जो पेरिस का बहुत ही मशहूर परफ्यूमर था, और शहर में नए परफ्यूमर्स के आने के बाद इसका काम कम हो चुका था और वो दूसरे परफ्यूमर्स की कॉपी किया करता था। और इसी शाम जॉन बकरे की खाल की डिलीवरी के सिलसिले में इसकी शॉप में जाता है और वहाँ तरह तरह के परफ्यूम देखता है। वो बाल्दीनी के जिस्म से आ रही खुशबू को सूंघ कर कहता है कि वो इसके लिए वैसा परफ्यूम बना सकता है, और बाल्दीनी इसका मजाक उड़ाता है और जॉन इसे अपनी एबिलिटी की पावर का बताता है। अब बाल्दीनी इसे एक और मौका देता है। जॉन मुख्त शहर में सबसे खूबसूरत लड़की थी। ग्रास में जॉन एक औरत के अंडर काम करता है। इस औरत का शोहर जॉन पे पूरी नज़र रखता है। जॉन इनके पास रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है, और पहले तरीके का इस्तेमाल वो अपने साथ काम करने वाली लड़की पे करता है, जिसमें वो इस लड़की की डेड बॉडी को एक बड़े टैंक में जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है, मगर वो कामयाब नहीं हो सकता। और दूसरे तरीके के लिए ब्लैक सी 5 मुल्कों से सराउंडेड है और इसकी गहराई 2200 मीटर है। कर्स्टन इन्हें इस तलाश के बारे में बताता है जो अगोरा ने ब्लैक सी में की थी। 1941 में हिटलर की फौज नाअजीज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। इस वक्त रूस जंग की लपेट में नहीं आया था, मगर रूस को डर था कि कहीं जर्मनी रूस पर हमला न कर दे, और इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रूस से कर्जा मांग लिया 2 टन सोना। इसकी कीमत का अंदाजा खुद लगा लें। हिटलर ने रूस से एक बोट ली और इसमें सोना भरा, मगर वो जहाज हिटलर तक नहीं पहुंचा, रास्ते में ही कहीं डूब गया या डुबाया गया। इस पर हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। इस 4 साला जंग में लाखों लोग मारे गए। इसके बाद एक ओशियानिक रिसर्चेज इंस्टीट्यूट ने एक यू बोट ढूंढ ली और दावा किया कि ये वही बोट है जिसमें स्टेलन ने सोना रखा था। अपनी इसी इंफॉर्मेशन को वो जॉर्जिया सरकार के पास ले गए और इन्हें इस यू बोट की लोकेशन दी। जॉर्जिया सरकार इस यू बोट को निकालने के लिए मान गई और 1 महीने बाद रूस और जॉर्जिया के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और सारी हदें पार होती चली गई। रूस को यू बोट की लोकेशन के बारे में नहीं इल्म था, जॉर्जिया को इस बारे में पता था, लेकिन जब तक झगड़ा खत्म नहीं होगा कोई ब्लैक सी में दाखिल नहीं हो सकता और वो यू बोट तब तक समंदर में ही पड़ी रहेगी। जब रॉबिन्सन को इस बात का पता चला तो वो एक अमीर आदमी से इस बात के बारे में डिस्कस करता है, क्योंकि इस तलाश में काफी पैसे लगने वाले थे और इनको पैसों की सख्त जरूरत होती। वो शख्स जिसका नाम लेविस होता है, वो इसकी तलाश में इन्वेस्ट करने को तैयार होता है, मगर वो सारे सोने का 40% लेना चाहता है। रॉबिन्सन राजी हो जाता है और इसका दोस्त कर्स्टन डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। रॉबिन्सन को इस तलाश में पैसा लगाने वाला मिल जाता है। पहले वो एक सबमरीन खरीदता है जो पुराना होता है, मगर इसे खरीद लेता है। रॉबिन्सन के साथ एक रशियन दोस्त होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं और इस तलाश के लिए वो 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आधे रूसी और आधे अंग्रेज होते हैं। रॉबिन्सन ग्रुप में रूसी लोगों को इसलिए लेता है कि जो सबमरीन वो लेते हैं वो रशियन है और ब्लैक सी पर रशियन का ही कब्जा है, तो रशियन अपने आदमियों से बचने में मददगार साबित होंगे और इस सबमरीन को चलाने के लिए कम से कम 12 लोगों की जरूरत पड़ती है। रशियन टीम में कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेते हैं जो इस काम में काफी माहिर होते हैं,
सोने की हिफाजत, इंजन की और कुकिंग के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। गोताखोरी के लिए उन्हें एक माहिर आदमी चाहिए होता है और वो एक पागल आदमी को रखते हैं जो कि गोताखोरी में बहुत माहिर होता है, जिसका नाम फ्रीजर है। टीम मुकम्मल होने और सबमरीन को लेने के बाद वो लोग समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब रॉबिन्सन आखिरी दफा नीले आसमान की तरफ देखता है और सबमरीन का दरवाजा बंद करके इसे समंदर में ले जाते हैं, ग्रुप का हर एक आदमी अपनी पोस्ट संभाल लेता है और सोने की तलाश में निकल जाते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक होता है। फिर कैप्टन सबको इकट्ठा करता है और इस बारे में सबको बताता है। वो सोने की बात करता है कि हर एक को बराबर का हिस्सा मिलेगा, जो बाकी का 60% है उसमें से, क्योंकि 40% उस शख्स का है जिसने इन्वेस्ट किया है। अब डैनियल उस शख्स का असिस्टेंट होता है जिसने इन्वेस्ट किया होता है, तो डैनियल कैप्टन रॉबिन्सन को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी शख्स के दिल में लालच आ गई तो वो किसी दूसरे को मार सकता है, क्योंकि इससे सबका हिस्सा बढ़ जाएगा। और कैप्टन को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। इस सबमरीन में सब लोग प्रोफेशनल थे और इसी खतरनाक तलाश के बाद जब वो यू बोट की लोकेशन के नजदीक पहुंचते हैं तो उसी वक्त एक रशियन डिस्ट्रॉय शिप इनके करीब से गुजरता है और वो अपना इंजन बंद कर देते हैं और बच जाते हैं। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि सोने के साथ वो ड्राइव शॉट को भी ले आएंगे जो इनके सबमरीन पर धमाके से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इस ड्राइव शॉट भी की मदद से वो फिर से सबमरीन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो 2-3 मीटर के फासले पर बाहर जाते हैं। वहाँ पर वो यू बोट को ढूंढ लेते हैं। वो यू बोट जिसमें 2 टन सोना था, वो इसके अंदर जाते हैं और ड्राइव शॉप को भी पा लेते हैं। जो ट्रॉली वो अपने साथ लाए थे वो ज्यादा वजन नहीं ले जा सकती, मतलब वो सिर्फ ड्राइव शॉप के लिए ही आए थे। मगर फ्रीजर ड्राइव शॉप के साथ इसमें सोना भी भर लेता है, जिससे इस ट्रॉली का वजन काफी बढ़ जाता है और इसे धकेलने में काफी जोर लगता है। वो इस ट्रॉली को वापस सबमरीन की तरफ ले जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ जाता है। वहाँ इनसे ट्रॉली बेकाबू हो जाती है और जो भी सोना इसमें था सब गिर जाता है, सिर्फ ड्राइव शॉप ही बचता है। फ्रीजर अब ड्राइव शॉप को लेकर आता है। सोना खो देने की वजह से सब लोग बहुत उदास होते हैं और वो सबमरीन को सतह पर ले जाने की तैयारी करते हैं। मगर यहाँ डैनियल लेविस का असिस्टेंट कैप्टन रॉबिन्सन को एक राज बताता है कि ये सब एक प्लान के तहत किया गया है। कोई अमीर शख्स लेविस है ही नहीं जिसने इसमें इन्वेस्ट किया। असल में अगोरा ने जॉर्जिया से समझौता किया था, तो वो लोग बोट को नहीं निकाल सकते, इनको खतरा है। तो अगोरा के लोगों ने ये प्लान किया था और कंपनी के सभी काबिल लोगों को निकाल दिया, जिससे तुम लोग मजबूर हो गए और पैसे और इस कंपनी से बदला लेने को तैयार हो गए। अगोरा ने कर्स्टन को $30,000 दिए ताकि तुम्हें इस कोच के लिए रजामंद कर ले और तुम आसानी से फंस गए। और जैसे ही तुम लोग सोना लेकर ऊपर जाते, अगोरा तुमसे वो सब ले लेता और तुम सबको गिरफ्तार कर लेता। ये सब सुनकर रॉबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है कि कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है। अब जो सोना गिर गया वो तो वापस नहीं आ सकता। इसके अलावा और भी सोना था जिसको वो सबमरीन में लाते हैं, जो 3 टन है। ये इनकी सोच से भी ज्यादा होता है। अब तो इनको लेविस को 20-40% नहीं देने होंगे, सारा सोना इनका ही है। वो 8 लोग बच जाते हैं, हर एक को 82 मिलियन मिलेंगे अगर वो इस सोने को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो लोग अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे, वहाँ से दूर चले जाएंगे ताकि अगोरा से बच सके। अब वो लोग सोना ले लेते हैं और ड्राइव शार्क को चलाते हैं और इन्हें शक होता है कि वो चले या नहीं। वो सोचते हैं कि या तो वो हमेशा के लिए निकल जाएंगे या इसमें हमेशा के लिए फंस जाएंगे और मर जाएंगे। वो सबमरीन के इंजन को स्टार्ट करते हैं और इनकी सबमरीन चलने लगती है। वो सब बहुत खुश होते हैं कि अब वो अमीर हो जाएंगे, मगर कुछ दूर जाकर उनको हेल्पर्स की मदद से पता चलता है। सबको अलर्ट करते हैं और सबमरीन रोकने को कहते हैं। वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं और मुश्किल से इसे रोकते हैं। मैप में कोई गड़बड़ हो जाती है और वो लोग चट्टानों में फंस जाते हैं। वो इन चट्टानों को पार कर सकते थे क्योंकि इनमें से वो 40 मिनट में से निकल सकते हैं। अब वो हेल्पर्स को बिठाते हैं और इसे चट्टानों से निकालने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से सबमरीन में ब्लास्ट होता है और सबमरीन समंदर में जा गिरती है और इसमें होल हो जाते हैं, जिससे इसमें पानी भरने लगता है। सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे में सब लोग मारे जाते हैं। रॉबिन्सन और उसके 2 साथी बचते हैं। रॉबिन्सन अपने साथियों को निकाल देता है मगर खुद नहीं बच पाता, क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए पीछे किसी एक का होना लाजमी होता है सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए, और वो इसी समंदर में सबमरीन के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं 1880 का वक्त। ये उस वक्त की बात है जब हॉपकिंस फैमिली का बुरे तरीके से मर्डर और रेप कर दिया जाता है, और ये जुल्म करने वाले लोग और कोई नहीं थे बल्कि बंस ब्रदर्स गैंग थे। एक खतरनाक गन फाइट हो रही होती है पुलिस और चार्ली बंस के दरमियान, जिसका एंड पे रिजल्ट ये निकलता है कि गैंग के तमाम मेंबर मारे जाते हैं, सिवाय चार्ली और उसके छोटे भाई माइकी के अलावा तमाम लोग मर जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन स्टैनली आते हैं और वो चार्ली को कहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई को आजाद कर दूंगा, जितने भी गुनाह तुमने किए हैं उन सबको मिटा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि चार्ली तुम्हें अपने बड़े भाई को मारना होगा जिसका नाम आर्थर है। आर्थर बहुत खतरनाक और शैतानी दिमाग का आदमी है। ये बिल्कुल साइकोपाथ है जो काफी हद तक एक लेजेंड बना हुआ है, और ये इतना खतरनाक है कि दूसरे गैंगस्टर और इसके कबीले वाले लोग भी इसके करीब नहीं जाते, इससे डरते हैं। इवन पुलिस भी इससे डरती है और वो भी उसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसको पकड़ने की कोशिश करना मतलब अपनी जान के साथ खेलना है। कैप्टन स्टैनली
फैमिली आर्थर को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि आर्थर जैसे लोग जब तक जिंदा हैं ऑस्ट्रेलिया में कभी अमन नहीं होगा और लोग मरते रहेंगे। कैप्टन चार्ली के छोटे भाई को अपने पास रख लेता है और चार्ली को 9 दिन देता है कि तुम आर्थर को ढूंढो और उसको मार दो। तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को भी आजाद कर दूंगा, और इन 9 दिनों में अगर तुमने उसे ना मारा तो तुम्हारे भाई को भी क्रिसमस वाले दिन फांसी दे दी जाएगी। यानी कि चार्ली को अपने बड़े भाई को मारना है छोटे भाई की जान बचाने के लिए। कैप्टन स्टैनली इसलिए ऑस्ट्रेलिया से जुर्म खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उनको जबरदस्ती यहाँ ट्रांसफर करवाया गया होता है। यहाँ उनकी वाइफ भी साथ होती है जो बहुत नर्म दिल की है, वो जरा जुल्म होता नहीं देख सकती। इसी वजह से कैप्टन इस जगह को रहने के काबिल बनाना चाहता है ताकि वो सुकून से रह सके। कैप्टन और उसकी वाइफ मरने वाले हॉपकिंस फैमिली के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। यानी कि हमने शुरू में जो जाना था कि हॉपकिन फैमिली का बुरे तरीके से मर्डर हो जाता है, ये दोनों उनके फैमिली फ्रेंड्स भी थे। इसके अलावा कैप्टन की वाइफ को अक्सर उसकी मरी हुई दोस्त के ख्वाब भी आते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है। कुछ वक्त ही गुजरता है, कैप्टन स्टैनली और चार्ली के दरमियान होने वाली डील टाउन में रहने वाले लोगों को पता चल जाती है। बेसिकली इस डील की इंफॉर्मेशन स्टैनली के जूनियर ऑफिसर ने लीक की होती है, जिसकी वजह से लोग पुलिस और स्पेशली कैप्टन से नफरत करना शुरू हो जाते हैं। कैप्टन स्टैनली के सीनियर ऑफिसर उसे बताते हैं कि चार्ली का छोटा भाई जो तुमने गिरफ्तार किया हुआ है उसे 100 लैशेस पनिशमेंट होगी, यानी कि उसे 100 कोड़े पड़ेंगे क्योंकि उसने हॉपकिन फैमिली का मर्डर और रेप किया। कैप्टन ये सब सुनकर हैरान हो जाता है, इसलिए नहीं कि मुजरिम मासूम है, लेकिन इसलिए कि 100 लैशेस का मतलब है कि उसका जान से हाथ धो बैठना, यानी कि उसका मर जाना। और ऐसा हो जाने के बाद उसकी चार्ली के साथ भी की हुई डील खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा होता है तुम्हारे बड़े भाई की मौत के बदले छोटे की आजादी मैं दिलवाऊंगा, और अगर ये डील टूट गई तो चार्ली बदला लेगा और यकीनन उसके वाइफ की जान भी खतरे में आ जाएगी। अब चार्ली के छोटे भाई को जालिम तरीके से सजा दी जाती है, उसको सब लोगों के सामने कोड़ों से मारते हैं और वो बहुत जख्मी हो जाता है, जिसे देख के वहाँ सब मौजूद लोग इस सजा को अब नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि ऐसी सजा मिले इसे, हालांकि वो सब बहुत एक्साइटेड थे कि इसे सबके सामने सजा मिले। इसके अलावा कैप्टन की वाइफ भी बेहोश हो जाती है इस सजा को देखते हुए। अभी 100 में से 40 कोड़े ही मारे गए होते हैं और चार्ली का छोटा भाई बुरी तरह से जख्मी होकर गिर जाता है और मारे जाने वाला लैश उसके गीले खून से भर जाता है। कैप्टन स्टैनली ये सब होता मजीद नहीं देख सकते और उस मारे जाने वाले लैश यानी कि उस कोड़े को खींचकर अपने सीनियर ऑफिसर्स की तरफ फेंक देते हैं, जिस पर लगा खून सीनियर ऑफिसर के मुंह और उसके कपड़ों पर लग जाता है, जिसकी वजह से सीनियर ऑफिसर कैप्टन स्टैनली को जॉब से निकाल देता है, उसको सस्पेंड कर देता है। उसी दौरान दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो लंबा सफर कर रहा होता है अपने बड़े भाई आर्थर की तलाश में। वो ड्रिंक कर रहा होता है और सोचता है कि उसे अब क्या करना है। इसी सफर में चार्ली एक बूढ़े आदमी से भी मिलता है। बातों के दरमियान उसे पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी एक बाउंटी हंटर है, यानी कि ऐसे किलर्स जो पैसों के लिए लोगों को मारा करते हैं। ये बाउंटी हंटर बर्न ब्रदर्स की तलाश कर रहा होता है। जैसे ही इस बात का चार्ली को मालूम होता है, वो उस बूढ़े शख्स को मारकर बेहोश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चार्ली पत्थर पर सोया हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लोकल आदमी आता है और अपने स्पीयर यानी कि नेज़े से चार्ली पर हमला करता है। स्पीयर से उसके सीने पर हमला करता है। इससे पहले चार्ली कुछ करता और एक गन शॉट की आवाज आती है और वो लोकल आदमी जिसने चार्ली पर हमला किया था उसका सर उस गन शॉट से फट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली अपने बड़े भाई आर्थर के कैंप में मौजूद होता है। ये यहाँ पर बेहोशी से जागता है। ये कैंप मुख्तलिफ गारों के अंदर बनाया हुआ होता है। चार्ली के बड़े भाई आर्थर के गैंग में बहुत से ट्रेन लोग होते हैं और इनमें से ही एक आदमी ने चार्ली की जान बचाई होती है, उस लोकल आदमी को मारकर जिसने चार्ली पर अटैक किया था। चार्ली के सीने के जख्म भी काफी हद तक ठीक हो गए होते हैं। चार्ली को इस कैंप में बहुत से मौके मिलते हैं जब वो अपने बड़े भाई आर्थर को मार सकता था, लेकिन वो उसे अब तक नहीं मारता। अब हम कैप्टन स्टैनली के जूनियर ऑफिसर को देखते हैं जो अपने किसी और मिशन के सिलसिले में आर्थर के कैंप के करीब ही होता है। बड़ा भाई आर्थर वहाँ पर आ जाता है और इसको मौत का मजा चिखाने ही वाला होता है। जूनियर ऑफिसर इसे कहता है रुको, तुम्हारे भाई चार्ली को यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। इधर ये बात हो रही होती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जो कि बाउंटी हंटर है वो कैंप के अंदर आ जाता है और यहाँ पर सोए हुए चार्ली और उसके साथी को रस्सी से बांध देता है। कुछ देर गुजरती है और आर्थर कैंप में वापस आ जाता है और बूढ़े बाउंटी हंटर को पीछे से गोली मार दी जाती है। ये अभी मरने के करीब होता है, मरा नहीं होता। आर्थर इसको आधी मरी हालत में चाकू से तड़पाने लगता है, इसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन चार्ली सामने आता है और उस बूढ़े शख्स पर रहम करते हुए उसे सुकून की मौत दे देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये आर्थर के हाथों तड़प तड़प कर मरे। अब वो वक्त आ गया है जब चार्ली अपने भाई आर्थर को खुद ही बता देता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था, पर मैं तुम्हें नहीं मार पाया, तुम मेरे बड़े भाई हो। वो सब कुछ उसे बता देता है और ये अपने छोटे भाई को जेल से भगाने का फैसला करते हैं। ये दोनों भाई चार्ली और आर्थर पुलिस के कपड़े पहनकर जेल में पहुंचते हैं ताकि खुद को ये पुलिस वाला शो कर सके
और जेल में आसानी से एंटर हो पाए। और इसके अलावा ये अपने ही साथियों को चोर बनाकर साथ लाए होते हैं। ये जेल में ये कह के एंटर होते हैं कि ये कैदी हमें जेल में पहुंचाने की ड्यूटी दी गई है, और अब वो अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। यहाँ पर वो अपने छोटे भाई को जेल से आजाद करवा लेते हैं और चार्ली अपने छोटे भाई को लेकर जेल से बाहर आ जाता है। चार्ली का छोटा भाई अभी भी बहुत जख्मी होता है, क्योंकि उसे जो 40 लैशेस मारे गए थे वो उस दर्द का अभी तक सामना कर रहा होता है, और बिल आखिर चार्ली के ही हाथों में मर जाता है। जब वो उसे दफन कर रहे होते हैं तो चार्ली को उसका साथी कहता है कि चार्ली, ये सब तुम्हारी गलती थी, तुम्हें अपने मरने वाले छोटे भाई को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब हम फिर से कैप्टन स्टैनली और उसकी वाइफ को उनके घर पर देखते हैं। आर्थर और उसका साथी यहाँ आ जाते हैं और कैप्टन के घर पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अंदर एंटर होते हैं और आर्थर कैप्टन को घसीटते हुए दूसरे रूम में ले जाता है और जालिम तरीके से उसे मुक्के और लाते मार रहा होता है, क्योंकि आर्थर बदला चाहता है कैप्टन को मार के। आर्थर अपने साथी को आवाज देता है और वो साथी कैप्टन की वाइफ को उसी कमरे में सामने ले आता है जहां कैप्टन जख्मी हालत में होता है, और यहाँ पर आर्थर कैप्टन के कंधे पर गोली भी चलाता है। वहाँ पर मौजूद आर्थर का साथी कैप्टन की वाइफ का रेप करने की कोशिश करता है। उसी वक्त चार्ली भी यहाँ आ जाता है और रेप करने वाले साथी के करीब आकर उसके सर में गोली मार देता है, और उसके फौरन बाद चार्ली अपने बड़े भाई आर्थर को भी 2 गोलियां मार देता है और कहता है कि नो मोर, यानी कि अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा जैसा अब तक होता आया। इसके बाद आर्थर जख्मी हालत में लड़खड़ाता हुआ घर से बाहर जाता हुआ दिखाई आता है। यहाँ चार्ली को टेबल पर एक गन नजर आती है जिसे वो उठा सकता था और आर्थर को जान से मार सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करता, और वहीं मौजूद कैप्टन स्टैनली से कहता है कि आई वॉन्ट टू बी विद माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद चार्ली भी घर से बाहर चला जाता है और जमीन पर पड़े हुए खून के निशानों को देखता हुआ एक करीबी पहाड़ी के पास पहुँचता है। आर्थर यहीं पर होता है। चार्ली उसके करीब जाकर बैठ जाता है। आर्थर चार्ली को कहता है कि तुमने आखिरकार मुझे रोक दिया और अब तुम क्या करोगे। चार्ली के पास कोई जवाब नहीं होता। वो खामोशी से डूबते सूरज को देख रहा होता है, और इस आराम से डूबते हुए सूरज के साथ आर्थर भी हमेशा के लिए आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से डूब रहा होता है, और बिल आखिर आर्थर मर जाता है। आपको मूवी दी प्रोपोजिशन की एक्सप्लेनेशन एक कल्ट के बारे में, और ये कोई आम कल्ट नहीं था, क्योंकि इस कल्ट में रहने वाले लोग इस दुनिया में रहने वाले लोगों के साथ नहीं रहते, बल्कि वो दूर दराज पहाड़ों और जंगलों में बसते। इस कल्ट में मोस्टली औरतें ही थी और सिर्फ एक मर्द था जिसका नाम शेपर्ड था। शेपर्ड असल में उस कल्ट का लीडर था। वो सारी औरतों को गाइड करता था और सब उसे फॉलो भी करती थी। ये कल्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड था, जिनमें एक ग्रुप वाइफ्स का और दूसरा उनकी बेटियों का। वाइफ्स की ड्रेस का कलर पिंक और डॉटर्स की क्लॉथ का कलर ब्लू होता, और ये सारी शेपर्ड की वाइफ्स और बेटियां थी, और वो शेपर्ड को ही अपना गॉड समझती थी। और उन्हें ये लगता था कि शेपर्ड ने ही उन्हें जिंदगी दी है, जिसकी वजह ये थी कि वो सारी औरतें शेपर्ड को अलग अलग बुरी हालतों में मिलती थी। उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं थी, और शेपर्ड ने ही उन्हें जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसी लाइफ जो पीसफुल। और वो सब जिंदगी में इतनी मगन हो गई कि वो शेपर्ड को ही अपना गॉड समझने लगी। वो शेपर्ड की हर बात मानी। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो शेपर्ड की गुलाम बन चुकी। इन सबके जीने का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था, और दुनिया के लोगों से तो वो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो चुकी। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार भी हो जाता तो उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाया जाता। और इस कल्ट के कुछ रूल भी थे जो खुद शेपर्ड ने ही बनाए थे, और उन सब रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो भी किया जाता। क्योंकि इस कल्ट में ज्यादा औरतें थी तो पीरियड्स होना एक नॉर्मल बात थी, और जब किसी फीमेल को ऐसा होता था तब उसे उन दिनों कल्ट से अलग रखा जाता, क्योंकि वो लोग मानते थे कि इन दिनों में वो औरत इम्प्योर हो जाती है। चाहे कोई भी बात होती, वो शेपर्ड के अलावा किसी और को सुनाना अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि सारी बातें, सारे मसाइल शेपर्ड के कंट्रोल ही में थे। यहाँ तक कि खाना खाते वक्त, सोते वक्त, हर वक्त शेपर्ड को ही याद किया जाता, जैसे कि कोई इंसान प्रेयर कर रहा। और यही नहीं, उन्हें शेपर्ड पर इतना बिलीव था कि उन्हें लगता था कि शेपर्ड उन्हें इटर्नल लाइफ दे सकता है। शेपर्ड की बेटियों में से जो उसकी मोस्ट फेवरेट बेटी थी, जिसे वो सबसे ज्यादा लाइक करता था, उसका नाम सेला था। इसकी वजह ये थी कि वो समझता था कि सेला बिल्कुल प्योर है और पूरी बातें उसे अलग ही थी। और उसकी माँ की डेथ तब हुई थी जब उसकी मदर ने उसे पैदा किया था। सेला उससे हमेशा अपनी मदर के बारे में पूछती थी, लेकिन शेपर्ड ने कभी भी उसे क्लियर आंसर नहीं। बस वो यही कहता था कि तुम्हारी वहाँ माँ बहुत ही खूबसूरत थी और तुम भी बिल्कुल उसी जैसी थी। इस कल्ट में 2 और औरतें ऐसी थी जिन्हें बाकी कल्ट से अलग रखा जाता था, जो उन लोगों से थोड़ी दूरी एक कैबिन में रहती थी। इसके पीछे रीजन ये था, उनमें एक औरत जो काफी बीमार थी और शेपर्ड उसे कर्स्ड कहता था, और दूसरी औरत जिसका नाम सेरा था। शेपर्ड को लगता था कि वो अब इम्प्योर हो चुकी है, वो इसलिए क्योंकि उसने शेपर्ड की कुछ बातों को मानने से इनकार किया था। वो लोग उसे खाना तो देते थे, लेकिन अपने पास नहीं बैठाते थे। सब उससे नफरत करते थे। इवन कि खुद सेला भी यही सोचती थी कि वो एक इम्प्योर औरत है। अगले दिन सेला जब भेड़ों को चराने लेकर जाती है, तब वो फर्स्ट टाइम पीरियड्स को एक्सपीरियंस करती है, और इससे वो काफी डर जाती है, और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ही क्या, जिसकी वजह से वो एक भेड़ को भी
मार देती, लेकिन वो अपने इस इशू को किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करती। और भेड़ के बारे में वो ये बताती है कि वो सो गया था और कुछ डॉग्स ने उसे मार दिया, लेकिन शिपर्ड उसे कुछ नहीं कहता और माफ कर देता। अगले दिन पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस शिपर्ड को वार्न करती है कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाए वरना वो सबको अरेस्ट कर देंगे। इस बात को लेकर शिपर्ड काफी अपसेट होता है, लेकिन वो अपनी सारी गाइड्स और बेटियों को इकट्ठा करता है और वो सबको बताता है कि इस दुनिया के लोग उन्हें उस जगह पर जीने नहीं देंगे, उन्हें ये जगह छोड़कर जाने देंगे। और जैसे हम इस जगह पर आए थे इसी तरह हम किसी और जगह पर जाकर बस जाएंगे। सैला के अलावा बाकी सब खुश होते हैं आगे किसी नई जगह पर जाने, और अगले ही दिन वो लोग अपना सारा सामान लेकर किसी नई जगह की तलाश में निकल जाते हैं। रात को वो लोग आराम करने और नींद भी जरूर। जब से सैला को पीरियड्स का इशू हुआ था उसको डरावने ख्वाब आते थे, खास तौर पर शिपर्ड के बारे में। उसे लगता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। अपने इस सफर के दौरान उन्हें किसी जगह पर एक पुराना खाली घर भी मिल जाता है, क्योंकि वो सर्दी का मौसम था और बगैर शेल्टर के रहना तो बहुत मुश्किल था। और इतनी सर्दी होने के बावजूद भी शिपर्ड वहाँ रहने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, ये टूटे हुए लोगों का घर है। और वो कहता है कि हम इन लोगों से अलग हैं, हमें इन जैसा नहीं बने। और वहीं पर वो रात को टेंट लगाकर रात गुजारते हैं। और फिर सैला की बहनों में एक को उसके पीरियड्स के बारे में पता चल जाता है। ये बात वो सबको बता देती है और शिपर्ड के कहने पर ही कुछ दिनों के लिए सैला को उस इम्प्योर सैरा के साथ रखा गया। इस दौरान सैला को काफी कुछ बताती है, खासतौर पर उसकी मदर और शिपर्ड के बारे में। वो बताती है कि जब सैला पैदा हुई तब उसकी माँ बहुत बीमार थी, उसे इन्फेक्शन हो गया था, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन शिपर्ड की वजह से उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया और फाइनली उसकी डेथ हो गई। तब सैला उसे पूछती है कि आप अभी तक यहाँ पर क्यों हैं, ये सब कुछ छोड़कर चली क्यों नहीं गई। जिस पर वो कहती है कि अब मैं इस जिंदगी की आदी हो चुकी हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लेकिन असल में उसके दिल में शिपर्ड के लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं। और वो शिपर्ड की रियलिटी और इस कल्ट के बारे में सारा कुछ जानती थी, तभी उसे सबसे अलग रखा गया था ताकि वो बाकी औरतों को ना भड़का सके। और अब तो सैला को भी ये सब कुछ अजीब लगना शुरू हो गया था और वो भी आहिस्ता आहिस्ता शिपर्ड से नफरत करने लग गई। लेकिन अपनी वो ये फीलिंग किसी के साथ भी शेयर नहीं करती थी, क्योंकि बाकी तो उसे गौर समझती थी। काफी दिन तक वो लोग अपने सफर पर चलते रहते हैं और शिपर्ड उन्हें कहता है कि वो उन्हें हेवन में लेकर जाए और वहाँ उन्हें एक इटर्नल लाइफ देगा। उन औरतों में एक औरत जिसका नाम एड्रियल था और तब वो प्रेग्नेंट थी और सफर पर चलते हुए उसे याद आ जाता है कि अब इसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका है। वो बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन ना तो वो सही जगह थी और ना सही टाइम। लेकिन ये उसके कंट्रोल में भी नहीं था। बाकी औरतें उसकी हेल्प करती है, लेकिन वक्त देकर खुद उसकी डेथ हो जाती है। इस बात को लेकर बाकी सब तो काफी दुखी होते हैं, लेकिन शिपर्ड को इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो लोग वहीं पर उसकी डेड बॉडी को जला देते हैं। तब सैला आगे आती है और इस सब के लिए वो शिपर्ड को ब्लेम करती है और वो कहती है कि इसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। और इसके बाद भी वो अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन सैरा अब उस कल्ट का पार्ट नहीं होती, वो उन्हें छोड़ चुकी होती है, क्योंकि एड्रियल ने जिस बच्चे को पैदा किया था वो एक लड़का था। और शिपर्ड का असूल था कि कल्ट में सिर्फ एक ही मर्द होना चाहिए और यही वजह है कि वो उस बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं। और सैरा वहीं पर उस बच्चे के लिए रुक जाती है, लेकिन वो सैला को समझाती है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो और तुमने अपनी बहनों को भी समझाना है। शिपर्ड उन सबको लीड कर रहा होता है, वो सब थक चुके होते हैं और यहाँ पर ऐसा फील होता है जैसे शिपर्ड खुद ही रास्ता भटक गया हो। और तब शिपर्ड की बेटियों में से एक जिसका नाम तमार था, वो सिर्फ ये कहती है कि हमें शायद अलग रास्ते पर जाना था, जिस पर शिपर्ड काफी भड़क जाता है और वो उसे डांटता है कि अब क्या तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे लीड करते हैं। और शिपर्ड सबके सामने ही उसे पीटना शुरू कर देता है। वो काफी रोती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। वो उसे काफी बुरी तरह घसीटता है और कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि कैसे लीड कर। और एक बार फिर से वो चलने लगते हैं और सारी औरतें शिपर्ड को ही फॉलो करती हैं। काफी दिनों सफर करने के बाद फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। वो काफी बड़ा और बहुत ही खूबसूरत महल है और शिपर्ड उनसे कहता है कि मैं दुनिया में ही तुम्हें हेवन दे रहा हूँ और आज से हम इस जगह पर ही रहेंगे। और इस बात से सब लोग काफी खुश हैं। पर वो अपनी सर को बात देकर इम्प्योर कर देता है और उसने अपनी सारी वाइफ से वादा किया था कि वो उन्हें एक इटर्नल लाइफ देगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो किस किस्म की इटर्नल लाइफ है। उसी रात शिपर्ड सैला को अपने टेंट में बुलाता है, जिस पर सैला को काफी अजीब हुई और आधी रात को शिपर्ड अपनी वाइफ को लेक तक ले जाता है और एक एक करके सबको पानी में डुबोकर मार देता है। सुबह जब उसकी बेटियां नींद से जागती है तब वो देखती है कि उन सबकी माएँ मिसिंग है और इस सिचुएशन से वो सारी डर जाती है और शिपर्ड के पास जाती है जो लेक के पास बैठा है और वहाँ पर उनकी माओ के कपड़े भी पड़े हुए हैं। वो सब काफी रोती है और
शिपर से पूछती है कि हमारी माँ कहाँ गई है, जिस पर वो कहता है कि मैं उन सबको इटर्नल लाइफ दे चुका हूँ। और साथ ही वो अपनी बेटियों को कहता है कि अब तुम्हें ही अपनी माँ की जगह लेनी होगी, तुम सभी मेरी बीवियाँ बनोगी और मेरी खिदमत भी करो। और वो सैला को कहता है कि तुम मेरी फेवरेट बीवी बनोगी और सबको लेट करो और मेरा फुल फोकस तुम पर है। इस पर सैला आगे आती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बीवी नहीं बनना और ना ही मुझे तुम्हारा ग्रेस चाहिए। इस पर शिपर्ड को काफी गुस्सा आता है और वो सैला को स्लैप कर देता है। सैला को भी काफी गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल ना करते हुए शिपर्ड को भी स्लैप कर देती है। इसके बाद हमें पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जिन्हें लेक पर बहुत सारी औरतों की डेड बॉडीज मिलती है और जंगल में शिपर्ड की डेड बॉडी भी मिलती है जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा हो और जाहिर है उसे किसी और ने तो नहीं मारा होगा, उसे उसकी बेटियों ने ही मारा। और अब वो सब बहनें अपनी मर्जी से जिंदगी जी रही थी। इस मूवी का बड़ा फैक्ट ये है कि वो एक जालिम मर्द था जिसका मकसद औरतों को यूज करने के अलावा कुछ भी नहीं था। वो इतना बुरा था कि उसका अंजाम भी बुरा ही था। आखिर वो उनके हाथों में मारा और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। मूवी की स्टार्ट होते ही हमें स्टोरी नंबर 1 बताई जाती है जो किंगडम ऑफ लॉन्ग ट्रेनिस में एक राजा और रानी की। राजा जो कि अपनी रानी को बहुत प्यार करते थे और उनकी विश थी कि उनकी रानी हमेशा खुश रहे, लेकिन बदकिस्मती से रानी कभी मां नहीं बन सकती और इस बात को लेकर वो काफी सैड रहती थी। वैसे तो राजा पूरे किंगडम से डॉक्टर्स को बुलवाते थे कि वो रानी का ट्रीटमेंट कर सके, लेकिन किसी की समझ में भी कुछ नहीं आता और वो उनकी हेल्प नहीं कर पाते थे। फिर एक दिन राजा अपने महल में सर्कस वाले को बुलवाते हैं ताकि वो लोग उन्हें एंटरटेन करें और रानी का दिल भी बहल जाए। लेकिन सर्कस में आने वाले लोगों में एक औरत प्रेग्नेंट थी जिसे देखकर रानी का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। काफी गुस्से में आकर अपने रूम में जाकर रानी चीजें तोड़ने लग जाती है। राजा अपनी रानी से प्यार करते थे और वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उनके लिए वो कुछ भी कर लेंगे। और अगले दिन रात को महल में एक लंबा पतला बूढ़ा आदमी आता है जो ये क्लेम करता है कि वो इस मैटर में रानी की हेल्प कर सकता है। राजा उसे कहता है कि तुमसे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं और ऐसे ही दावा करते हैं, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाया, तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तब वो आदमी उसे समझाता है ये पॉसिबल है, बस सवाल ये है कि तुम बच्चा लेने के लिए किस हद तक जा सकते हो। जिस पर वो कहते हैं आखिरी हद तक। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि नेचर कैसे वर्क करती है और पूरी दुनिया एक बैलेंस में है। और वो कहता है कि अगर तुम एक जिंदगी हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक जिंदगी सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे, कुछ भी इम्बैलेंस ना हो। और वो लोग इसके लिए एग्री हो जाते हैं। राजा को टारगेट दिया जाता है कि वो सी क्रिएचर का शिकार करेंगे जिसे मारने के बाद उसका दिल निकाल लिया जाएगा और उस दिल को एक ऐसी औरत पकाएगी जो अभी तक प्योर और बिल्कुल अकेली हो, जिसे बाद में रानी खा लेगी और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्योंकि उन लोगों को बच्चा चाहिए था तो राजा सी क्रिएचर के शिकार के लिए निकल जाते हैं और उनका टारगेट उन्हें एक रिवर में मिल भी जाता है जो कि एक बहुत बड़े साइज का व्हाइट कलर का मॉन्स्टर था। राजा उसका शिकार करने के लिए पानी में जाता है और जब वो मॉन्स्टर सो रहा होता है राजा उस पर वार कर देता है। राजा उसे मारने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन इस फाइट के दौरान राजा भी जख्मी हो जाता है। राजा इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि मौके पर ही उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन तब तक राजा उस मॉन्स्टर का दिल निकाल चुके होते हैं और रानी खुद उस दिल को एक कपड़े में लपेटकर महल में ले आती है। उन लोगों की मेड्स में एक औरत ऐसी थी जो अभी तक प्योर भी थी और अकेली भी, और उसे ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो उस दिल को रानी के लिए पकाएगी। लेकिन दिल को पकाते वक्त उसे भी अजीब सी फीलिंग्स होने लगती है और वो भी अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो दिल पक जाता है तब उसे रानी भी खा लेती है और वही होता है जो उस बूढ़े शख्स ने कहा था। फाइनली रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है और एग्जैक्ट बिल्कुल एक ही टाइम पर रानी और वो मेड अपने अपने बच्चों को पैदा करती है। वो दोनों बच्चे लड़के ही थे। रानी अपने बेटे का नाम इलियस रखती है और मेड अपने बेटे का नाम जोना रखती है। फिर कहानी 16 साल के बाद दिखाई जाती है जहाँ वो बच्चे अब बड़े हो चुके थे। रानी अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई है। वो दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे और वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग भी थे। उनके सारे हेयर्स व्हाइट कलर के थे जो बिल्कुल उस सी मॉन्स्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो दोनों देखने में भी बिल्कुल सेम थे। वो दोनों ट्विंस लगते थे। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। उनकी फ्रेंडशिप थी, लेकिन महारानी को उन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। वो अपने बेटे को समझाती रहती थी कि तुम एक शहजादी हो, तुम्हारी दोस्ती किसी नौकरानी के बेटे से नहीं हो सकती। लेकिन इलियस अपनी मदर की एक नहीं सुनता था, पर इसके बावजूद भी वो दोनों मिलते थे और उन दोनों में ये एबिलिटी भी थी कि वो पानी में सांस ले सकते थे और छुपने के लिए अक्सर वो उसी रिवर में जाया करते थे जहाँ पर उस मॉन्स्टर को मारा गया था। रानी अपनी मेड को वार्न करती है कि अगर उसने अपने बेटे को नहीं समझाया तो वो उसे और उसके बेटे दोनों को ही किंगडम से निकाल देगी। लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते थे, वो मिलते थे और एक दिन तो वो लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं। जोना इलियस के कपड़े पहनकर रानी के सामने चला जाता है और रानी उसे पहचान ही नहीं पाती कि वो उसका बेटा है या नहीं, बस उसे शक रहता था। और जब उसे रियलिटी
का पता चलता है तब वो जोना को किंगडम से निकालने का ऑर्डर देती है। इलियस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। जोना एक नाइफ से वहाँ के एक ट्री की रूट्स को काटता है जहाँ से पानी बहने लगता है। जोना इलियस को कहता है कि जब तक ये पानी साफ हो तुम समझ जाना कि मैं जिंदा हूँ, और जब ये रेड हो जाए तब तुम समझ लेना कि मेरी जान को खतरा है। और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। कई महीने गुजर चुके होते हैं और इलियस पानी देखने के लिए भी आता था, और एक दिन वो पानी रेड हो जाता है। तब वो समझ जाता है कि जोना की जान खतरे में है और कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और वो अपनी मदर को इन्फॉर्म किए बगैर ही किंगडम से जोना को ढूंढने निकल जाता है। काफी तलाश करने के बाद उसे जोना का घर मिल जाता है। जोना एक लड़की से शादी कर चुका होता है। क्योंकि दोनों के फेस मैच होते थे तो वो लोग उसे जोना ही समझ लेते हैं, और तब उसे पूछने पर पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल गया था और अभी तक वहाँ से वापस नहीं आया है। तब इलियस भी जोना को ढूंढने जंगल में चला जाता है, और पीछे से रानी को अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही थी। वो पूरे किंगडम में उसकी तलाश करवाती है लेकिन वो किसी को भी नहीं मिलता, और फिर वो उसी बुरे शख्स को बुलवाती है, और वो बुरा शख्स एक बार फिर से वही डिमांड कर देता है कि अगर महारानी अपने बेटे को वापस लाना चाहती है तो जान के बदले जान देनी होगी, और वो इस बात के लिए मान भी जाती है। जंगल में जोना कहीं पर फंस गया था और काफी जख्मी भी हो चुका था, और तब एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जोना की चीखें सुनकर इलियस को उसे ढूंढने में आसानी हो जाती है। वो जोना को ढूंढ लेता है और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार डालता है, लेकिन वो फ्लाइंग मॉन्स्टर उसकी अपनी माँ थी, और उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी माँ को ही मार डाला। लेकिन बार्गेनिंग भी यही हुई थी, जान के बदले जान। जोना की जान बच जाती है और इलियस किंगडम का बादशाह बन जाता है, और यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है। स्टोरी नंबर 2 एक किंग और एक बुरी औरत की है, और यहाँ का किंग काफी अयाश था। हर वक्त उसके पास लड़कियाँ रहती थी और वो कुछ शराब के नशे में रहता था, लेकिन अभी तक उसे कोई रानी नहीं मिली थी, कोई ऐसी जिसे किंग दिल से एक्सेप्ट करे और उससे शादी करे। उसी महल के पास एक गाँव में 2 बुरी औरतें रहती थी। वो दोनों बिल्कुल अकेली थी और घर से इतना बाहर भी नहीं जाती थी, और उनकी शादी भी नहीं हुई थी, जिससे ये साफ जाहिर था कि उन्होंने अकेले ही वहीं पर वैसे ही मर जाना है। लेकिन उनकी आवाज बहुत प्यारी थी। उम्र के लिहाज से उनकी आवाज किसी बुरी औरत की तरह नहीं थी। एक सुबह जब एक बुरी औरत कोई गाना गा रही थी तब उसकी आवाज राजा सुन लेता है। वो आवाज राजा को काफी पसंद आती है और वो इस आवाज को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो बुरी औरत अचानक से घर चली जाती है, जिससे किंग का उसे देखने का तजस्सुस और बढ़ जाता है, और वो सोचता है कि शायद ये खूबसूरत लड़की होगी जो कि मुझसे शर्मा रही है। उन बुरी औरतों में एक का नाम डोरा और दूसरी का नाम इमा था। डोरा जो कि काफी चालाक और लालची भी थी, जबकि उसके मुकाबले में इमा जो थोड़ी सीधी सादी और डरपोक थी। और जब डोरा देखती है कि किंग उनके दरवाजे पर है तो उसके दिल में लालच आ जाता है कि शायद अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। इसके अलावा वैसे भी सारी जिंदगी उन्होंने अकेले ही गुजार दी थी। वो अंदर से ही किंग को कहती है कि आप 1 हफ्ते बाद आइएगा, मैं आपको अपनी बॉडी का एक पार्ट दिखाऊंगी। और ये सुनकर किंग समझता है कि शायद उसे उसका प्यार मिल गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो 2 बुरी औरतें हैं। उम्र ढलने की वजह से उनकी स्किन भी लटक चुकी थी, लेकिन वो बहुत कोशिश करती है कि उनकी फिंगर्स जवान लड़की की तरह ही नजर आए। डोरा अपनी फिंगर्स पर कुछ हर्ब्स लगाती है, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। अभी भी बुरी औरत की ही उंगलियां लग रही थी, जिसे देखकर वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ इमा, जिसने अपनी फिंगर्स को काफी दिनों से मुंह में रखा हुआ था, वो कुछ बेटर लग रही थी, और आज ही 1 हफ्ता भी पूरा होने वाला था, यानी किंग ने उसकी उंगली देखने आना था। और डोरा जो कि बहुत चालाक थी, वो अपनी उंगली की बजाय इमा की उंगली दिखा देती है। अब किंग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जो उन्हें देखना चाहता था, लेकिन वो जानती थी कि अगर किंग को उनकी इस हरकत का पता चल गया तो वो उन्हें सूली पर लटका देगा, जिसके लिए वो फिर एक शर्त रख देती है। वो कहती है कि मैं आधी रात को आपके महल में आऊंगी, जिसके लिए शर्त ये होगी कि वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो, महल की सारे कैंडल लाइट्स बुझा दिए जाए, जिसके लिए किंग एग्री हो जाता है। अब इमा डोरा की बॉडी को किसी ग्लू केमिकल से टाइट करती है ताकि वो एक जवान लड़की की बॉडी लगे। आधी रात को किंग का एक आदमी डोरा को लेने आता है और उसकी शर्त के मुताबिक महल में अंधेरा होता है। सुबह को उसे फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और जब लाइट में वो उसे देखता है कि उसने एक रात एक बूढ़ी औरत के साथ गुजारी तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और डोरा को अपने महल की खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन जंगल में डोरा बच जाती है और उसके साथ एक मैजिक हो जाता है। वहाँ पर एक विच आती है और देखते ही देखते वो बूढ़ी बदसूरत डोरा एक जवान लड़की में चेंज हो जाती है, जिसके बहुत लंबे खूबसूरत सुनहरे बाल थे। और अगले दिन किंग शिकार के लिए उसे जंगल में जाता है। एक ही नजर देखते ही उसे डोरा से प्यार हो जाता है और वो उसे अपने महल में ले आता है और अपनी रानी बनाने का डिसीजन लेता है। डोरा कुछ भी नहीं जानती थी कि वो जवान औरत कैसे बनी, लेकिन उसे अपनी सिस्टर इमा अभी भी याद थी
और वो उसे अपनी शादी पर भी इनवाइट करती है, जबकि ईमा को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन अब एक जवान लड़की बन गई है और अनकरीब वो क्वीन बन जाएगी। डोरा अपनी बहन को जो ड्रेस भिजवाती है वो काफी कॉस्टली होता है। ईमा उसी ड्रेस को पहनकर शादी में जाती है और वहाँ पर डोरा उसे सारी स्टोरी बता देती है और वो अपने दिल में विश करती है कि उसे भी अपनी बहन जैसा जवान बनना है। जब ईमा ने डोरा से पूछा था कि वो जवान कैसे हुई, तब उसने मजाक में कहा कि मैंने अपनी बुरी स्किन उतार दी, लेकिन ईमा इस बात को सच समझ लेती है। फिर वो एक लोहार के पास जाती है और उसे अपना नेकलेस और एक्सपेंसिव ड्रेस देने का वादा करती है, इसी शर्त पर कि अगर वो उसकी स्किन उतार दे। वो लोहार तो ईमा से भी ज्यादा बेवकूफ होता है, वो उसे जंगल ले जाकर बांध देता है और उसकी स्किन उतार देता है। काफी डिस्टर्बिंग सीन है और वो उसी जख्मी हालत में वापस आती है और जाहिर है उसने मरना ही था, वो मर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बहन डोरा का मैजिक भी ज्यादा अरसे तक नहीं रहता, वो भी बूढ़ी होना शुरू हो जाती है और जब उसे खुद इस बात का रियलाइज होता है कि अब वो बूढ़ी बनती जा रही है तो वो वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी ही देर में वो अपनी असली एज में वापस आ जाती है और पूरी की पूरी बूढ़ी औरत बन जाती है। और इस कहानी की यहीं पर एक सैड एंडिंग हो जाती है। स्टोरी नंबर 3 भी एक किंगडम की ही है। राजा काफी अजीब थे, उनकी रानी की काफी अरसा पहले ही डेथ हो चुकी थी और वायलेट उनकी बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी नहीं की और वो अपनी बेटी वायलेट को भी दिल से प्यार नहीं करते थे। एक दिन बादशाह देखता है कि उनके हाथ पर एक पैरासाइट इंसेक्ट है जो कि खून पीता है। राजा को वो काफी अच्छा लगता है और वो उसे अपना खून पिलाता है और वो उसे शीशे के एक बॉक्स में बंद करके रखता है। हर रोज वो उसे अपना खून पिलाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ वो इंसेक्ट बड़ा होता जाता है। दूसरी तरफ वायलेट जो अब जवान हो चुकी थी, जो किसी शहजादे की ड्रीम देखती थी, लेकिन बादशाह थोड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल था और उसे इस बात का ख्याल नहीं आता और वो अपने इंसेक्ट के साथ ही खुश थे जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। लेकिन एक दिन वो पैरासाइट बीमार हो जाता है और मर जाता है। राजा उसकी सारी स्किन उतार देता है और अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हारे लिए हस्बैंड ढूंढने का वक्त आ गया है। वो कहता है कि मैं एक कंपटीशन रखने वाला हूँ और जो भी उसे जीतेगा वो तुम्हें पा लेगा। वायलेट इस बात से खुश तो होती है लेकिन थोड़ी सी अपसेट थी क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी का हस्बैंड तलाश करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो अपने फादर के इस डिसीजन को मान लेती है। पूरे किंगडम में ये ऐलान किया जाता है और राजा अपने महल में वो स्किन लटका देता है और जो भी बताएगा कि ये किसकी स्किन है तो वो जीत जाएगा। बहुत से लोग इसके लिए ट्राई तो करते हैं लेकिन कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता क्योंकि आमतौर पर वो इंसेक्ट इतना बड़ा नहीं होता। फिर महल में एक बदसूरत इंसान आ जाए कि कोई भी उसे देखकर डर जाए और वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता था और राजा आखिरकार उसे भी परमिशन दे देता है और वो जानवर जैसा दिखने वाला आदमी सिर्फ स्किन सूंघ कर ही बता देता है कि ये किस इंसेक्ट की स्किन है, जिससे वायलेट और राजा भी हैरान हो जाते हैं। वायलेट जो कि बुरी तरह डर भी जाती है और वो रोते हुए महल की छत पर आ जाती है और वो सुसाइड करने लगती है, लेकिन राजा उसे समझाता है मैं अपनी जुबान से नहीं फिरता और अब यही तुम्हारी फेट है, इसे एक्सेप्ट करो। वायलेट अपने फादर को काफी कहती है कि आप किस तरह की बात है, एक बदसूरत इंसान को अपनी बेटी दे रहे हैं और कहती है कि मैं एक शहजादी हूँ, लेकिन मजबूरन राजा उस बदसूरत को शहजादी दे देते हैं। वो जबरदस्ती रानी को दूर पहाड़ों में ले जाता है और वायलेट काफी दिनों तक रोती रहती है। और जब वो आदमी एक दिन शिकार के लिए जाता है, एक दूसरी पहाड़ पर शहजादी किसी औरत को देखती है और वो उससे हेल्प मांगती है। वो कहती है कि वो खुद एक शहजादी है और उसे एक शैतान ने यहाँ पर कैद किया हुआ है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर थी और वो औरत उसकी हेल्प नहीं कर पाती। और फिर वो औरत अपने बेटों को बुलाती है और वो एक रस्सी के सहारे शहजादी की मदद करते हैं, लेकिन अचानक से वो शैतान वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और रस्सी के सहारे वो भी उनकी तरफ जाता है। वो लोग रस्सी काटने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो उन पर हमला कर देता है और वायलेट के अलावा सबको मार डालता है। वो आदमी गुस्से से वायलेट को देखता है और वो उसे गले से लगा लेती है, जिससे उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। और जब वो शैतान उसे अपने कंधों पर बिठाता है तो बड़ी चालाकी से वायलेट उसका गला काट देती है। वो शैतान वहीं पर मर जाता है। वो उसका सर काट कर अपने किंगडम में आ जाती है, जहाँ पर उसके फादर उसी इंसेक्ट की वजह से बीमार थे। खून में लथपथ वायलेट उस शैतान का सर अपने फादर के सामने रख देती है। राजा अपनी बेटी की जिंदगी के इस फैसले पर काफी सैड थे और अनकरीब उन्होंने मर जाना था। वायलेट एक बहादुर शहजादी बन जाती है और अपने फादर के बाद वही किंगडम की क्वीन बन जाती है। ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है और इसके साथ ही मूवी भी एंड हो जाती है।